अध्याय 481 पूरे परिवार का सफाया। झाओ हाय ने पृथ्वी पर बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे। उन उपन्यासों के नायकों में एक समान विशेषता थी, वे सभी मेहनती थे लेकिन उनके दिल बहुत कोमल थे। नायकों की एक विशेषता हमेशा से ही कोमल हृदय होना रही है। अपने शत्रु से लड़ने से पहले वे अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने से पहले बहुत सी बेतुकी बातें करते थे। झाओ हाय ने भले ही बहुत कुछ कहा हो, लेकिन मुख्य पात्रों के शब्दों की तुलना में वे संक्षिप्त थे। इसके अलावा उसका हृदय इतना निर्दयी था कि वह जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार था। लगातार सौभाग्य केवल फिल्मों और टेलीविजन में ही देखने को मिलता है। वास्तविकता में लोगों को बहुत अधिक चमत्कार नहीं मिल सकते। जब एक परिवार तबाह हो जाता है तो ये लगभग असंभव था कि बच निकलने वाले एक या दो वारिस बदला लेने के लिए वापस आ सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। काय एयर पहले से ही रॉबर्ट परिवार के किले की पूरी निगरानी कर रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जीवित न बचे। एक अंतरिक्ष की निगरानी से न केवल जमीन पर मौजूद लोग दिखाई दे रहे थे, बल्कि आकाश में मौजूद 9वें दर्जे के अधिकारी और भूमिगत मार्ग भी देखे जा सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में रॉबर्ट परिवार के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। झाओ हाय को मुसीबतें पसंद नहीं थीं और न ही वह कोई ऐसी चीज छोड़ना चाहता था जिससे उसे असुविधा हो। अगर वह कोई काम हाथ में लेता था तो वह ये सुनिश्चित करता था कि उसमें कोई कमी न रह जाए। रॉबर्ट परिवार शायद बच जाए, लेकिन जब तक कोई पीछे रह जाता है उनके फिर से उभरने की निरंतर संभावना बनी रहेगी। हालांकि उसने रॉबर्ट परिवार के मुखिया और टेरी को उन्नत स्तर के मरे हुए में नहीं बदला, लेकिन झाओ हाय जानता था कि रॉबर्ट परिवार साधारण नहीं था। अपने कुल की ताकत के बल पर रॉबर्ट परिवार के लिए जादू रोधी पाउडर हासिल करना और उसका उत्पादन करना असंभव था। साथ ही उनके पास 10 9वें दर्जे के विशेषज्ञ होना भी असंभव था। कैल्सी परिवार को रोसेन साम्राज्य के शीर्ष परिवारों में से एक माना जाता था और उनके पास भी केवल 7 9वें दर्जे के विशेषज्ञ थे। इसलिए रॉबर्ट परिवार के पास उनसे 3 अधिक विशेषज्ञ होना बहुत ही अस्वाभाविक था। इसी कारण झाओ हाय का मानना था कि रॉबर्ट परिवार किसी बड़े प्रभावशाली समूह का हिस्सा है। उनके 9वें दर्जे के विशेषज्ञ और जादू रोधी पाउडर संभवतः इसी प्रभावशाली समूह द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। जब झाओ हाय ने रॉबर्ट परिवार से निपटने के लिए ब्लड हॉक को भेजा तो उसने रॉबर्ट परिवार द्वारा पहाड़ के चारों ओर फैलाए गए सभी जादू रोधी पाउडर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। झाओ हाय की चिंताओं के कारण उसने पाउडर को अंतरिक्ष में नहीं ले जाया था, लेकिन इस बार वह पाउडर ले गया और उसे अंतरिक्ष के अंदर रख दिया। जब पाउडर अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो एक चेतावनी सुनाई दी, रेडियोधर्मी पृथक्करण पाउडर का पता चला है। अंतरिक्ष में इसका फॉर्मूला नहीं है, अवयवों से फॉर्मूला निकाला जा रहा है। फॉर्मूला प्रसंस्करण मशीन की सूची में जोड़ दिया गया है। एंटी मैजिक पाउडर के गुणों को निकालकर इस गुण को अंतरिक्ष के कीटनाशक में जोड़ दिया गया है। झाओ हाय को जादू रोधी पाउडर के गुणों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष का जहर भविष्य में और भी शक्तिशाली हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काय एयर का विषैला कोहरा अब जादू को अलग कर सकता है, जिससे ब्लैक वेस्टलैंड की सुरक्षा एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। झाओ हाय का इरादा उस पाउडर को अंतरिक्ष में ले जाकर उसके लाभ प्राप्त करने का नहीं था। वह तो बस उसे इसलिए संग्रहित करना चाहता था ताकि भविष्य में उसका उपयोग कर सके। झाओ हाय को जब सारा जादू रोधी पाउडर मिल गया तो वह रॉबर्ट परिवार से इस मामले को सुझाने चला गया। इस समय रॉबर्ट परिवार के पास कोई भी विशेषज्ञ नहीं बचा था। उनके किले में जो भी लोग बचे थे वे बूढ़े और कमजोर थे। ये सभी लोग झाओ हाय के मरे हुए सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्हें पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला। झाओ हाय ने किसी को नहीं बख्शा, उसने बच्चों का भी कत्ल कर दिया। रॉबर्ट परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे, कोई भी जीवित गवाह नहीं बचा था। आज से रॉबर्ट परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके अलावा झाओ हाय को रॉबर्ट परिवार का खजाना और भंडारगृह भी मिल गया था। बिना किसी झिझक के उसने वह सब कुछ ले लिया। अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करते समय झाओ हाय कभी नरमी नहीं बरतता था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने इस बार नरमी दिखाई तो अंत में उसे ही भुगतना पड़ेगा। झाओ हाय के लिए जो लोग बदला नहीं लेंगे और खतरा नहीं बनेंगे वे केवल एक ही प्रकार के लोग थे, मरे हुए लोग। महाद्वीप में इतने समय तक रहने के बाद झाओ हाय को व्यवहार करने का तरीका पता चल चुका था। अगर आप बहुत नर्म दिल होंगे तो अंत में आपकी जान ही जाएगी। अगर आप निर्दयी नहीं होंगे तो लोग आपको लगातार अपने पैरों तले रौंदते रहेंगे। वह पहले भी बोरिस के 9वें रैंक के सैनिकों से निपट चुका था। उसने रेडियंट चर्च को भी करारा जवाब दिया था, लेकिन भले ही वह कुछ लोगों को हिलाने में कामयाब रहा हो, उसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। रोसेन साम्राज्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, चाहे वे आम नागरिक हो या कुलीन। साम्राज्य के हर नागरिक में बहुत गर्व था। इसी कारण उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि झाओ हाय ने पहले क्या किया था। कम से कम रॉबर्ट परिवार ने तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसे यकीन था कि हालात अलग होंगे। झाओ हाय ने रॉबर्ट परिवार को एक झटके में निपटा दिया था। भले ही वे यह मानते हो कि यह काम कालसी परिवार ने किया है, उन्हें यह मानना ही पड़ेगा कि इसमें झाओ हाय का हाथ था। अगर सारा श्रेय कालसी परिवार को दिया जाता है तो झाओ हाय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आखिर में झाओ हाय की सगाई मेगन से हो चुकी थी। इससे लोगों को लगेगा कि झाओ हाय को किसी ताकतवर व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। अब लोग झाओ हाय को इतना कम नहीं समझेंगे। सारा पाउडर इकट्ठा करने के बाद झाओ हाय डार्क सोल्जर फोर्ट लौट आया। इस समय किले के लोग आसपास के इलाकों में हुए नुकसान की मरम्मत के लिए लोगों को भेज रहे थे। मरे हुए लोगों द्वारा बनाए गए गड्ढों को तोड़ा जा रहा था और समतल किया जा रहा था। सड़क पर लगे अवरोध और पेड़ों की मरम्मत कल तक के लिए टाल दी गई थी। किले पर पहुंचते ही लोगों ने झाओ हाय को किले की प्रांगण में आमंत्रित किया। वहां रैंडोल्फ और कैल्सी परिवार के अन्य उच्च स्तरीय सदस्य पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। झाओ हाय ने लॉबी में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इस बार उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने उनके अभिवादन का जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ लोग तो अभिवादन करने से पहले खड़े हो गए। उनके व्यवहार को देखकर झाओ हाय उन्हें दोष नहीं दे सकता था। महाद्वीप के लोग आमतौर पर यथार्थवादी होते हैं, वे केवल ताकत का सम्मान करते हैं।
अगर आप काफी मजबूत हैं तो लोग आपको सम्मान देंगे, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो वे आपको इज्जत नहीं देंगे। अतीत में हालांकि झाओ हाई में कुछ हद तक ताकत थी, फिर भी कालसी परिवार उसे नीचा समझता था। रॉबर्ट परिवार के साथ उसके बर्ताव को देखते हुए कालसी परिवार के लोगों के पास इस नौजवान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आज झाओ हाई ने जो साहस दिखाया वह उनकी सोच से बिल्कुल परे था। ऐसी परिस्थितियों में वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि झाओ हाई को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, यहां तक कि उनके अपने परिवार के सदस्य भी नहीं। अगर कालसी परिवार को चुनना होता तो वे झाओ हाई को ही चुनते और एक आम परिवार के सदस्य के जीवन मरण की परवाह नहीं करते। उनके जैसे बड़े परिवार की यही व्यवहारिकता होती है। झाओ हाई के बैठ जाने के बाद रैंडोल्फ ने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, आज हमारे कालसी परिवार पर एक भयानक त्रासदी आने वाली थी। ये हमारे कुल के सबसे बड़े संकटों में से एक था। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास लिटिल हाई है, अन्यथा आज रात कालसी परिवार का अंत हो गया होता। रैंडोल्फ की बातों से कोई असहमत नहीं था, सब जानते थे कि रैंडोल्फ की बात सच थी। जादू रोधी पाउडर के कारण परिवार के सभी जादूगर जादू का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे। इस वजह से परिवार की युद्ध शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी, यहाँ तक कि उनके 9वें रैंक के जादूगर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। कैल्सी परिवार के लिए आज रात का हमला बेहद खतरनाक था। इसके बाद रैंडोल्फ ने कहा, हमारे परिवार पर हुए हमले की तुलना में एंटीमैजिक पाउडर से जुड़ा मामला कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा कैल्सी परिवार जादूगरों का परिवार है, एंटीमैजिक पाउडर का प्रकट होना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए और इसका समाधान किया जाना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, बाहर से किसी ने सूचना दी और फिर 4 नौकर 2 शव लेकर अंदर आए। दोनों शव रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी के थे। झाओ हाई ने सभी हमलावरों को मरे हुए प्राणियों में बदल दिया। केवल ये 2 व्यक्ति अछूते रह गए। झाओ हाई जानता था कि इन दोनों का अभी भी बहुत महत्व है। रैंडोल्फ ने जमीन पर पड़े 2 शवों को देखा और कहा, रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी मर चुके हैं। अब जब एंटीमैजिक पाउडर नहीं है तो हम उन्हें मरे हुओं में बदल सकते हैं। कौन ये करने को तैयार है? कैल्सी परिवार में उन्नत स्तर के डार्क मेजिस की कोई कमी नहीं थी, इसलिए रैंडोल्फ ने ऐसा सवाल पूछा। झाओ हाई ने स्थिति को समझा और तुरंत कहा, दादाजी जरा रुकिए। मुझे नहीं लगता कि अभी उन्हें उन्नत स्तर के एंडेड में बदलना उचित होगा। हालांकि उन्हें एंडेड बनाना अच्छा होगा, लेकिन कैल्सी परिवार अकेले एंटीमैजिक पाउडर का मामला नहीं संभाल सकता। यह मामला शाही परिवार को सौंप देना चाहिए। रोसेन शाही परिवार भी एक जादूगर परिवार है, उन्हें एंटीमैजिक पाउडर की बहुत परवाह होगी। अगर हम इन दोनों को अभी एंडेड में बदल देते हैं तो मुझे डर है कि शाही परिवार हमें उन पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाएगा। दादाजी को कल उन्हें शाही महल ले जाना चाहिए और फिर महाराज के सामने उन्हें उन्नत स्तर के एंडेड में बदलना चाहिए। फिर उनसे पूछताछ करनी चाहिए ताकि महाराज को कोई संदेह न हो। जब रैंडोल्फ ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, छोटे हाई की बात सही है। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए और उन्हें कल सुबह शाही महल में ले जाना चाहिए। परिवार के बाकी लोगों ने विरोध नहीं किया। झाओ हाई ने उनकी ओर देखकर कहा, दादाजी, मैंने अभी अभी अपने मरे हुए सैनिकों को रॉबर्ट परिवार के पास भेजा है, जिससे उनका पूरा वंश समाप्त हो गया है। मैंने उनके खजाने और भंडारगृह को भी पूरी तरह लूट लिया है। हालांकि मैंने उनके किले से कोई शव नहीं लिया है। दादाजी शायद उन्हें ले जाना चाहें। साथ ही मुझे टेरी और रॉबर्ट परिवार के मुखिया के अंतरिक्ष उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हें दादाजी को दे दूंगा। जब रैंडोल्फ ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अविश्वास से भरे चेहरे से झाओ हाई की ओर देखा और कहा, छोटे हाई, क्या तुमने सचमुच रॉबर्ट परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला? क्या कोई जीवित बचा है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जीवित नहीं बचा। मैंने उनके कबीले का रजिस्टर देखा है। शवों का विवरण से मिलान करने पर कोई भी सदस्य नहीं बचना चाहिए। मैं कहता हूं बकवास। अध्याय 482 उत्कीर्ण सिंदूक। झाओ हाई ने झूठ नहीं बोला, वह सचमुच सूची के आधार पर ही काम कर रहा था। हालांकि उसने परिवार के बाहर की सूची का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट परिवार के खजाने से मिली सूची का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट परिवार का हर एक सदस्य उस सूची में शामिल था। उसे जो सूची मिली उसमें से उसने एक एक करके हर सदस्य का निरीक्षण किया। सीधे संपर्क से लेकर सहायक शाखाओं तक हर एक का ध्यान रखा गया था, कोई भी जीवित नहीं बचा था। इसके अलावा ईश्वर की कृपा का दिन बीत जाने के बाद रॉबर्ट परिवार ने अन्य कुलों की तरह ही रीति रिवाज का पालन किया। इस समय उनके सभी सदस्य अपने किले में मौजूद थे। इससे झाओ हाई के लिए उनसे निपटना आसान हो गया, मानो एक ही जाल में सारी मछलियां पकड़ ली हों। रॉबर्ट परिवार जैसे महान कुल को भी कई मामलों का ध्यान रखना पड़ता था। अगर ईश्वर की कृपा का दिन न होता तो परिवार के सभी सदस्यों का एक जगह मिलना असंभव होता। वे सभी अपने अपने बाहरी कार्यों को संभालने में लगे होते। लेकिन जब ईश्वर की कृपा का दिन आया तो उनके लिए कबीले में लौटना अनिवार्य था। परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, अगर वे सैवेज वुल्फ किले में नहीं लौटते तो परिवार निश्चित रूप से उस सदस्य पर संदेह करेगा। वे सोचेंगे कि वे अपने सौंपे गए अभियान में असफल हो गए हैं। अब रैंडोल्फ और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे जब उन्होंने झाओ हाई को देखा। हालांकि वे डार्क मेजेस थे, वे महान कुलीन भी थे, वे जानते थे कि किसी अन्य महान कुलीन वंश का सफाया करना कितना कठिन होगा। लेकिन झाओ हाई ने रॉबर्ट परिवार के खात्मे के बारे में उन्हें बड़ी सहजता से बताया। रॉबर्ट परिवार की सीधी वंश परंपरा और शाखाओं को मिलाकर उनकी संख्या 1000 से 2000 के बीच होगी। झाओ हाई के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वास्तव में इन 1000 या 2000 लोगों को मार डाला था। कैल्सी परिवार जैसे लोगों के लिए 1000 या 2000 लोगों को मारना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि रॉबर्ट परिवार के उन 1000 लोगों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। झाओ हाई ने नरमी नहीं बरती, उसने सचमुच उन सभी को मार डाला। इससे कैल्सी परिवार दंग रह गया।
रैंडोल्फ ने झाओ हाई को घूर कर देखा। यह पहली बार था जब उसने झाओ हाई की क्रूरता का अनुभव किया था। ये सोचते हुए वह स्मिथ की ओर मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अब रैंडोल्फ मन ही मन खुश हो रहा था। झाओ हाई पर किए जाने वाले अपने नियोजित हमले को याद करके वह खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था, अन्यथा केल्सी परिवार पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। शांत होने के लिए गहरी सांस लेते हुए रैंडोल्फ ने कमरे में मौजूद लोगों की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब सब लोग वापस जाकर आराम कर ले। आपको अभी कुछ काम निपटाने हैं। भीड़ ने सिर हिलाया और फिर उठकर चले गए। झाओ हाई स्मिथ के साथ रेसलिंग ट्री के आंगन की ओर गया। झाओ हाई के साथ चलते हुए स्मिथ ने कहा, छोटे हाई, क्या तुमने सचमुच रॉबर्ट परिवार का सफाया कर दिया? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, मैंने किया। मैंने ऐसा न केवल रॉबर्ट परिवार के खतरे को खत्म करने के लिए किया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकूं। स्मिथ को झाओ हाई की बात समझ आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। वैसे लिटिल हाई, क्या तुम कार्सन सिटी छोड़ने की योजना बना रहे हो? स्मिथ ने जो देखा था उसके आधार पर झाओ हाई का यहाँ ज्यादा देर तक रुकना असंभव था। उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। ये निश्चित था कि झाओ हाई राजधानी छोड़कर चला जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं किसी भी समय जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे रॉबर्ट परिवार के मामले के नतीजों का इंतजार करना होगा। जो भी होगा उससे पूरा महाद्वीप हिल जाएगा। स्मिथ ने आह भरी और कहा, जादू रोधी पाउडर के प्रकट होने से महाद्वीप की स्थिति वाकई काफी अशांत हो जाएगी। ये कहते हुए वे दोनों रेसलिंग ट्री के प्रांगण में प्रवेश कर गए। इसी समय झाओ हाई अपने निवास स्थान पर लौट आया। लौरा और बाकी लोग प्रतीक्षा कक्ष में झाओ हाई का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि झाओ हाई वापस आ गए हैं तो लौरा और बाकी लोग तुरंत उनके पास गए और उनका स्वागत किया। लौरा ने झाओ हाई को देखकर कहा, भाई हाई, क्या इस बार हमने खूब धन दौलत हासिल की है? लौरा और बाकी लोग आक महाद्वीप के मूल निवासी थे। उन्हें झाओ हाई द्वारा रॉबर्ट परिवार के नरसंहार पर कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह घटना उस महाद्वीप में बहुत आम थी। हर साल परिवार और कबीले नक्शे से गायब हो जाते थे। उनके लिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। साथ ही वे ब्लैक वेस्टलैंड की स्थिति को समझते थे। वे जानते थे कि उस जगह को बहुत सी चीजों की जरूरत थी और सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की थी। बसंत ऋतु आते ही 1 लाख जानवर जैसे गुलाम ब्लैक वेस्टलैंड में पहुंच जाते। इन 1 लाख गुलामों के प्रबंधन के लिए पैसा बेहद जरूरी था। झाओ हाई कार्सन शहर के गुलाम बाजार से कुछ गुलाम खरीदने की तैयारी भी कर रहा था। इसके लिए और भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए बुडा कबीले को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। लेकिन अब ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट से प्राप्त सोने के अलावा उन्हें रॉबर्ट परिवार का धन भी प्राप्त हो गया था। इस समय उन्हें इन दासों के प्रबंधन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 1000 साल पुराने कुल की संचित संपत्ति की कल्पना करना कठिन था। रॉबर्ट परिवार जैसे विशाल परिवार के पास 1 से अधिक खजाने होंगे। सैवेज वुल्फ फोर्ट में स्थित खजाना उनके सबसे बड़े खजानों में से एक था। इसके अलावा रॉबर्ट परिवार के पास कई अन्य स्थानों पर गुप्त खजाने हैं जिन्हें उन्होंने 1000 वर्षों से अधिक समय में बनाया था। ये जानना जरूरी है कि इन चीजों को बनाने में लागत आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे परिवार की कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन इन तिजोरियों के पते रॉबर्ट परिवार के खजाने में नहीं थे, बल्कि उनके गुप्त तहखाने में रखे गए थे। ये तहखाना खजाने से भी ज्यादा गुप्त तरीके से बनाया गया था। इसे इस तरह बनाया गया था कि खजाना ढूंढने वालों को पता ही न चले कि ऐसा कोई तहखाना भी है। इस गुप्त तहखाने में रॉबर्ट परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियां और उनके ज्यादातर गुप्त दस्तावेज रखे गए थे। झाओ हाई के पास इन सब चीजों को देखने का समय नहीं था। पते पढ़ने के बाद उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। झाओ हाई के लिए खजाने और गुप्त तिजोरी से जो कुछ भी मिला था वह बुडा कबीले के उपयोग के लिए पहले ही काफी था। जब झाओ हाई ने लौरा की बात सुनी तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सिर्फ एक बड़ी दौलत ही नहीं बल्कि दौलत का पहाड़ था। हमें जो मिला वह हमारे बुडा कबीले के लिए काफी था। लौरा और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। वे भली भांति जानते थे कि बुडा कबीले के लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण था। जनसंख्या और पृष्ठभूमि को छोड़ दे तो बुडा कबीला अब एक सहस्राब्दी पुराने कबीले के बराबर माना जा सकता था। झाओ हाई ने उनके चेहरे के भाव देखे और मुस्कुराया। वह भी बहुत खुश था। सैवेज वुल्फ किले से उसे जो कुछ मिला उससे बुडा कबीले की नींव मजबूत होगी। झाओ हाई के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले समूह ने कुछ देर तक बातचीत की। उन्हें रॉबर्ट परिवार से बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, इसलिए वे जाकर उसे देखना चाहते थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही झाओ हाई ने रॉबर्ट परिवार से लूटी गई सभी चीजें तुरंत निकाल ली। प्रत्येक व्यक्ति ने लूटी गई वस्तुओं को आपस में बांट लिया और एक एक करके उनकी जांच की। झाओ हाई के पास अन्य तिजोरियों के स्थान से संबंधित दस्तावेज था। सैवेज वुल्फ किले के अलावा रॉबर्ट परिवार के पास बाहर भी 12 अन्य गुप्त तिजोरियां थीं। इन तिजोरियों का कुल मूल्य सैवेज वुल्फ किले की तिजोरी में मौजूद धन से 5 गुना अधिक था। ये झाओ हाई के लिए एक बहुत बड़ा खजाना था। उसने दस्तावेज का एक को दिया और उसे त्रिआयामी मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित करने के लिए कहा। अब वे आसानी से देख सकते हैं कि वे तिजोरियां कहाँ स्थित हैं। लौरा ने एक और दस्तावेज हाथ में लिया। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह झाओ हाई की ओर मुड़ी और बोली, भाई हाई, आपको इसे अभी देखना चाहिए। झाओ हाई ने हाथ में रखा दस्तावेज नीचे रख दिया और लौरा द्वारा पढ़े जा रहे दस्तावेज को ले लिया। लौरा के हाथ में मौजूद दस्तावेज में एक संगठन का वर्णन था। झाओ हाई ने जो पढ़ा था उसके अनुसार उस संगठन का नाम एनेग्रेव डाक था। इस समूह के सभी सदस्यों के पास संख्याएं थीं और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। इसके अलावा झाओ हाई ने समूह का मिशन भी देख लिया था, जो कि पूरे आक महाद्वीप को अपने नियंत्रण में लेना था। वे न केवल जादूगरों के प्रति शत्रुता रखते थे, बल्कि योद्धाओं, शाही कुलों और कुलीनों के प्रति भी शत्रुता रखते थे। ये कहा जा सकता है कि इस समूह के मन में आक महाद्वीप के सभी लोगों के प्रति नकारात्मक भावना थी।
जादू रोधी पाउडर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा वे अन्य चीजों पर भी शोध कर रहे थे। इनमें से कुछ औषधियां थीं जिनके बारे में झाओ हाई ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर इनका वही प्रभाव होता है जो वायरस का होता है। ये बहुत डरावना था। झाओ हाई को अचानक पृथ्वी का एक शब्द याद आया, मानवता विरोधी। इस संगठन के इरादों में कुछ मानव विरोधी तत्व थे। वे पूरी मानव जाति को मिटाने से पहले नहीं रुकेंगे। दस्तावेज पढ़ते समय झाओ हाई का चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। हालांकि इस दस्तावेज में संगठन का कुछ परिचय था, लेकिन इसके संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र बहुत कम था। इसके सभी सदस्य एक कोड नंबर का इस्तेमाल करते थे और इस कोड से भी किसी सदस्य के मूल स्थान का पता नहीं लगाया जा सकता था। संगठन सूचना भेजने के लिए पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड माध्यम का इस्तेमाल करता था। अगर कोई गड़बड़ी होती तो संगठन तुरंत अपने संदेशों को एन्क्रिप्ट करने का तरीका बदल देता था। इसी वजह से झाओ हाई को लगता था कि इस संगठन का पता लगाना नामुमकिन है। झाओ हाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लगता है हमें ये दस्तावेज सौंपना ही पड़ेगा। ये जानकारी सरल नहीं है। अगर यह संगठन अपनी योजनाओं में सफल हो जाता है तो आर्क महाद्वीप को निश्चित रूप से भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। लॉरा ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। भाई हाय, आपका क्या विचार है? क्या वे आर्क महाद्वीप के लोग हैं? वे महाद्वीप का विनाश क्यों चाहेंगे? झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं जानता कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये लोग पागल हैं। मेगन ने आह भरी और कहा, बड़े भाई है, क्या आप इसे दादाजी को देने वाले हैं? मुझे लगता है कि अगर हम इस मामले में ज्यादा दखल देंगे तो अच्छा नहीं होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं इसे दादाजी को सौंप देता हूँ। ये लोग चाहे जो भी करना चाहें, इससे हमारे बुढ़ा कबीले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार इन लोगों के लिए ब्लैक वेस्टलैंड में प्रवेश करने का कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, जाओ और पता लगाओ कि इस संगठन के बारे में और दस्तावेज मिलते हैं या नहीं। मेगन और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। समूह ने रॉबर्ट परिवार से प्राप्त दस्तावेज को पढ़ना जारी रखा। दुर्भाग्य से उन्हें समूह के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिल पाई। महाद्वीप के अन्य परिवारों के बारे में कुछ जानकारी मिली जो सभी महान कुलों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती थी। अध्याय 483 शाश्वत गठबंधन। झाओ हाई के लिए ये सामग्रियां बहुत उपयोगी थीं। महाद्वीप के विभिन्न महान कुलों के बारे में उनका वर्तमान ज्ञान दयनीय रूप से सीमित था। बुढ़ा कुल के पास कोई खुफिया इकाई न होने के कारण इन परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन था। अन्य दस्तावेज ज्यादा उपयोगी नहीं थे। उनमें से अधिकांश रॉबर्ट परिवार के बारे में आंतरिक जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी झाओ हाई के लिए अब किसी काम की नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट परिवार का उसने पहले ही सफाया कर दिया था। इस समय ये जानकारी उसके लिए बेकार कागज के समान थी। समूह ने इन दस्तावेजों को व्यवस्थित किया, कुछ को हटा दिया गया, कुछ को सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद झाओ हाई और अन्य लोग आराम करने चले गए। अगली सुबह झाओ हाई ने उत्कीर्णित सिंदूक से संबंधित दस्तावेज अंतरिक्ष से बाहर निकाला। नाश्ता करने के बाद उसने तुरंत वह दस्तावेज रैंडोल्फ को सौंप दिया। उसके बाद वह किले से बाहर गया और कुछ मरे हुए लोगों को छोड़कर डार्क माउंटेन के गिरे हुए पेड़ों को साफ करने का काम सौंपा। जब रैंडोल्फ ने दस्तावेज देखा तो वह चौंक गया। फिर उसने तुरंत रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी के शवों को अपने साथ लिया और शाही महल की ओर दौड़ पड़ा। सम्राट को कल रात की घटनाओं की जानकारी स्वाभाविक रूप से थी। कल लड़ाई का जायजा लेने गए 9वें रैंक के सैनिकों में से कुछ शाही परिवार से थे। भले ही उन 9वें रैंक के सैनिकों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कम से कम संघर्ष के बारे में जानकारी तो दे ही दी। रैंडोल्फ ने दस्तावेज के साथ 7 शवों को भी सम्राट के हवाले कर दिया। सम्राट ने तुरंत किसी को शाही डाक मेज को बुलाने का आदेश दिया ताकि टेरी और रॉबर्ट पेट्रियार्क को पूछताछ से पहले उन्नत स्तर के एंडेर में परिवर्तित किया जा सके। अंततः सभी मामले स्पष्ट हो गए। रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी ने स्वयं स्वीकार किया कि वे एनेग्रेव डाक के सदस्य थे। इसके अलावा एंटीमैजिक पाउडर का अधिकांश निर्माण इसी संगठन द्वारा किया जाता था। इन मामलों के संबंध में रोसेन साम्राज्य ने तुरंत दस्तावेज को विश्व के समक्ष प्रकाशित कर दिया। साथ ही उन्होंने महाद्वीप के अन्य राष्ट्रों से भी संपर्क किया और उन्हें उत्कीर्णित सिंदूक से संबंधित किसी भी बात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। रोसेन साम्राज्य महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र था। उनकी एकजुटता की शक्ति अदम्य थी। पूरे महाद्वीप में उनकी छवि को देखते हुए इस बार साम्राज्य की घोषणा ने स्वाभाविक रूप से महाद्वीप में हलचल मचा दी। झाओ हाई को इन सब बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने एक दिन डार्क माउंटेन की देखभाल में बिताया और उसके बाद अपने निवास पर ही रहे। ग्रीन और बाकी लोग पिछली रात की लड़ाई के बारे में अभी भी अनजान थे। झाओ हाई उन्हें बताना चाहता था और उनकी राय जानना चाहता था। झाओ हाई को उत्कीर्णित सिंदूक की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके अधीन सभी लोग गुलाम थे और गुलामों को संगठन का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। उत्कीर्णित सिंदूक के लिए गुलामों का कोई मूल्य नहीं था, इसलिए उनका शामिल होना असंभव था। इसके अलावा झाओ हाई ने दस्तावेज से यह भी पढ़ा था कि उत्कीर्णित आग की आबादी अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि झाओ हाई का मानना था कि उन लोगों की स्थिति निम्न नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वे लोग रॉबर्ट परिवार को अपने साथ शामिल होने के लिए कैसे मना सकते थे। एक दूसरी ओर लोग आक्रोशित थे। उन्हें अभी अभी पता चला था कि रॉबर्ट परिवार का सफाया हो चुका है। ये खबर सुनकर सभी बेहद हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। ये बात अविश्वसनीय थी। इसके बाद शाही महल ने कुछ ऐसी खबर जारी की जिससे वे और भी चौंक गए। जादू रोधी पाउडर, उत्कीर्ण संदूक, ये सब बातें उनकी कल्पना मात्र लग रही थी। शुरुआती हंगामे के बाद लोग स्तब्ध रह गए। फिर कैल्सी परिवार से एक और जानकारी मिली जिसने सबको चौंका दिया। इस जानकारी में दरअसल ये बताया गया था कि रॉबर्ट परिवार का पतन झाओ हाई के हाथों हुआ था। लेकिन रोसेन साम्राज्य के अधिकांश लोगों को इस जानकारी पर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक और खबर फैली। राजधानी के बाहर रॉबर्ट परिवार के सभी स्टोर नष्ट हो चुके थे। उनके सभी कर्मचारी मारे गए, उनका सारा सामान लूट लिया गया और अंत में उनकी दुकानें जला दी गईं।
कहा जा सकता है कि रॉबर्ट परिवार के अस्तित्व की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उस दिन से रॉबर्ट परिवार आर्क महाद्वीप के इतिहास में सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। ये खबर रोसेन साम्राज्य के सभी निवासियों के मन में बम की तरह फट पड़ी। हजारों साल पुराने कबीले इस महाद्वीप में अजेयता के प्रतीक माने जाते थे। महाद्वीप के पूरे इतिहास में जितने हजारों साल पुराने कबीले नष्ट हुए हैं, उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। लगभग सभी कबीले आंतरिक कलह के कारण नष्ट हुए थे। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट परिवार को पूरी तरह से किसी और ने नष्ट किया था। अतीत में जब कोई 1000 साल पुराना कबीला बिखर जाता था तो आमतौर पर कुछ लोग बच जाते थे, लेकिन रॉबर्ट परिवार के मामले में कोई भी नहीं बचा था। उनके सभी सदस्य मारे गए थे। ये बहुत ही भयावह था। महाद्वीप के महान रईस भी चौंक गए। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब कालसी परिवार ने यह बात फैला दी कि इस नरसंहार के पीछे झाओ हाई का हाथ था। स्वाभाविक रूप से इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह झाओ हाई का काम था, क्योंकि एक व्यक्ति रॉबर्ट परिवार को हरा नहीं सकता। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस ऑपरेशन में झाओ हाई की बड़ी भूमिका थी। अब उन सभी का झाओ हाई के प्रति नजरिया बदल रहा है। कैल्सी परिवार की ताकत रॉबर्ट परिवार के बराबर थी। कैल्सी परिवार के लिए रॉबर्ट परिवार को नष्ट करना नामुमकिन था, लेकिन अब जब झाओ हाई कैल्सी परिवार में शामिल हो गया है तो वे वास्तव में रॉबर्ट परिवार को खत्म करने में कामयाब हो गए हैं। अगर उन्हें यह विश्वास नहीं है कि यह सब झाओ हाई की वजह से हुआ है, तो वे अपनी मूर्खता के लिए खुद को मार डाले तो बेहतर होगा। इसी वजह से ये महान कुल अब भयभीत हो गए थे। कालसी परिवार के बुढ़ा कुल के साथ एकजुट हो जाने से उनका सहयोग और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। झाओ हाई उनके पहले के अनुमानों से बिल्कुल अलग था। वह एक अयाश था जिसे मौज मस्ती करना, खाना पीना और अन्य चीजें पसंद थी। आज से रोसेन साम्राज्य के सभी महान रईसों ने झाओ हाई पर गंभीरता से नजर रखनी शुरू कर दी। एक रंगीन मिजाज लड़के के रूप में उनकी छवि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पूरे महाद्वीप में सूचना बहुत तेजी से फैल गई। एक दिन के भीतर महाद्वीप में लगभग सभी को इस मामले की जानकारी हो गई। महाद्वीप के सभी जादूगर असुरक्षित हो गए। उसी समय देश के सभी जादूगर संघों ने एक साथ आदेश दिया कि सभी जादूगरों को एकजुट होकर इस उत्कीर्ण संदूक की खोज करनी चाहिए। उन्हें इस संगठन को नष्ट करना होगा। अन्यथा यदि इस समूह की योजनाएं सफल हो गईं और वे बड़ी मात्रा में जादूरोधी पाउडर का उत्पादन कर लेते हैं, तो महाद्वीप के सभी जादूगरों को एक भीषण आपदा का सामना करना पड़ेगा। इस समय झाओ हाई के मन में यही सवाल था कि यह संगठन कैसे अस्तित्व में आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये गुप्त कैसे रहा। झाओ हाई ने जो सुना था उससे ऐसा लगता था कि इस जानकारी में कुछ सच्चाई छिपी हुई है। आस्था रहस्यमय थी। महाद्वीप के लोगों की अलग अलग आस्थाएं थीं। योद्धा युद्ध देवता की पूजा करते थे, प्रकाश जादूगर तेजस्वी देवता की, अंधकार जादूगर अंधकार के देवता की, पवन जादूगर पवन देवता की, जल जादूगर जल देवता की, अग्नि जादूगर अग्नि देवता की, पृथ्वी जादूगर पृथ्वी देवता की, कल्पित बौने जीवन देवता की, पशुमानव पशु देवता की और बौने कारीगर देवता की पूजा करते थे। लेकिन उत्कीर्ण सिंधुक की आस्था का स्रोत वास्तव में असामान्य था। वे जिसकी पूजा करते थे वह एक दानव प्रतीत होता था। लगता है क्यों? इसका कारण ये था कि झाओ हाई के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि संगठन किसी दानव की पूजा करता है। हालांकि झाओ हाई ने दस्तावेज के पीछे एक चित्र देखा था, जो एक शैतान का चित्र था। उस शैतान की 8 भुजाएं, 3 सिर और 6 पैर थे और वह बेहद डरावना दिखता था। इससे झाओ हाई ने अनुमान लगाया कि उत्कीर्ण संदूक किसी दानव की पूजा करता है। झाओ हाई जानता था कि अगर किसी व्यक्ति में आस्था न हो तो वह इतना पागल नहीं होगा। आस्था के कारण ही लोग हद से ज्यादा चरमपंथी काम करते हैं। जब झाओ हाई इन बातों पर विचार कर रहा था, तभी एक नौकर संदेश लेकर आया कि जेसन मिलने आया है। झाओ हाई ने कुछ पल तक उसे घूरा, फिर नौकर से जेसन को अंदर आने के लिए कहा। जेसन का चेहरा हमेशा की तरह चंचल और मजाकिया नहीं था, अब उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। झाओ हाई ने उसे बिठाया और नौकर को पीछे हटने का आदेश दिया। फिर जेसन ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, क्या कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं? क्या उत्कीर्ण संदूक सचमुच मौजूद है? क्या रॉबर्ट परिवार ने सचमुच जादूरोधी पाउडर का इस्तेमाल किया था? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मेरा शुरुआती इरादा रॉबर्ट परिवार के सभी व्यवसायों को नष्ट करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉबर्ट परिवार मेरी हत्या कर देगा, और उन्होंने तो जादूरोधी पाउडर का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन उनकी हार के बाद उन्हें डर लगने लगा कि जादूरोधी पाउडर के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने डार्क सोल्जर फोर्ट पर हमला कर दिया। बाद में कैल्सी परिवार ने उन्हें खत्म कर दिया। फिर मैं रॉबर्ट परिवार के बचे हुए सभी सदस्यों को मारने और उनके खजाने को लूटने चला गया। वहीं मुझे उत्कीर्ण संदूक के बारे में पता चला। जेसन के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे विश्वास है कि यह संगठन असली है। आपको शायद पता न हो, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने अपने परिवार से कुछ जानकारी जुटाई और पाया कि अतीत में कई शक्तिशाली जादूगर अचानक मर गए थे। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु में किसी भी प्रकार के जादू का प्रयोग शामिल नहीं था। ये मामले इस महाद्वीप के रहस्यों में से एक बन गए। अब ऐसा लगता है कि इन घटनाओं के पीछे एनिग्रेव डार्क का हाथ था। वे जादूरोधी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे थे। झाओ हाई चौंक गया। उसे सचमुच इसके बारे में पता नहीं था। उसने जेसन की ओर देखकर कहा, सच में ऐसा भी कुछ होता है? जेसन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी अभी यह बात समझ में आई है। मेरे क्रूक परिवार के पास जो जानकारी है उसके अनुसार पिछले 10 सालों में ही कम से कम 100 जादूगरों की मौत हुई है। इनमें से 20 8वें दर्जे के विशेषज्ञ थे, लेकिन किसी ने इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग अलग अलग देशों से आए थे और उनकी मौतें भी काफी अंतराल पर हुई थी। लेकिन अब जब नई जानकारी सामने आई है तो लोग जरूर सोचेंगे कि इन जादूगरों की मौत में कुछ गड़बड़ जरूर थी। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह उत्कीर्ण संदूक काफी लंबे समय से अस्तित्व में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास इतनी शक्ति थी, लेकिन ये दुख की बात है कि उनकी पहचान जानने का कोई तरीका नहीं था। जेसन ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई की ओर देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। छोटे हाई, आज मैं दादाजी के प्रस्ताव के कारण तुमसे मिलने आया हूँ।
वे चाहते हैं कि मेरा क्रूप परिवार और तुम्हारा बूढ़ा कबीला आज से एक शाश्वत गठबंधन में बंध जाए। तुम्हारा क्या विचार है? झाओ हाय अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रूप परिवार उसके साथ शाश्वत गठबंधन बनाने की पहल करेगा। इस शाश्वत गठबंधन को लागू करना आसान नहीं था। इसमें बहुत से लोग शामिल थे और विचार करने योग्य बहुत से मामले थे। इस महाद्वीप के लोग शाश्वत गठबंधन को लौह कठोर संघ भी कहते थे। जब दो परिवार शाश्वत गठबंधन बनाते हैं तो यदि उनमें से एक का पतन हो जाता है तो दूसरे को उसकी मदद करनी पड़ती है और उसे उसकी पिछली शक्ति वापस दिलानी पड़ती है। इस गठबंधन का वही अर्थ था जो बीस्टमैन के सिर कलम करने की रक्त शपथ का होता है। झाओ हाई कुछ पल तक देखता रहा, फिर खुश हो गया। रोसेन साम्राज्य में क्रूप परिवार का प्रभाव हजारों साल पुराने कुलों से कम नहीं था। अगर झाओ हाई ऐसे परिवार के साथ शाश्वत गठबंधन बनाता है तो उसके बुढ़ा कुल को इससे बहुत लाभ होगा। झाओ हाई ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया और कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ शंकाएं हैं। हमारे संबंधों को देखते हुए ये गठबंधन बनाना गलत लगता है। जब जेसन ने झाओ हाई की बात सुनी तो वो वहां से बिना नहीं रह सका और बोला, मैं दादाजी के पास जाकर आपकी चिंता व्यक्त करूंगा। अगर आपके पास समय हो तो मेरे परिवार के किले में आकर मेरे साथ खेले। आप परिवार से इस बारे में बात भी कर सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कल वहां जाऊंगा। इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, क्या बात है? नौकर की आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी झाओ हाई, कुलपति ने संदेश भेजा है। सम्राट जी आपसे तुरंत महल में मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले पर परामर्श करना है। झाओ हाई घूर रहा था, जेसन भी घूर रहा था। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन झाओ हाई ने तुरंत संभल कर कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ठीक कर लेता हूं और फिर तुरंत चलता हूं। नौकर ने जाते हुए सहमति में एक आवाज निकाली। झाओ हाई ने जेसन की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? जेसन ने भी भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं सच में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका कल जो हुआ उससे कुछ लेना देना जरूर होगा। तुम्हें जाना चाहिए, है ना? मैंने आज भाभी को क्यों नहीं देखा? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, वे इस समय दूसरे कमरे में रॉबर्ट परिवार के सभी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि रॉबर्ट परिवार के पास महाद्वीप के महान कुलों के बारे में इतनी सारी जानकारी होगी। ये चीजें मेरे कुल के लिए बहुत उपयोगी हैं। दरअसल लॉरा और बाकी लोग रॉबर्ट परिवार के सभी दस्तावेजों को स्पेस के अंदर ही छांट रहे थे, न कि किसी दूसरे कमरे में। जेसन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। इस बार तुमने रॉबर्ट परिवार को लूट लिया। 1000 साल पुराने परिवार की दौलत। तुम सच में मुझे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर रहे हो। झाओ हाई हंसते हुए बोला, किस्मत अच्छी है ना? असल में लोगों को लूटने से ज्यादा तेजी से पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं है। लगता है मुझे ये काम कुछ और बार करना पड़ेगा। जेसन भी हंस पड़ा, क्या तुम सच में चोरी करने वाले आदमी हो? मुझे पहले ऐसा नहीं लगा था, लेकिन तुम में चोर बनने की क्षमता तो है ही। हाँ, ठीक है, हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सम्राट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। झाओ हाई ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ, फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और जेसन को बाहर निकलने के लिए ले गया। जब वे आंगन से बाहर निकले तो एक नौकर पहले से ही एक गाड़ी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। दोनों गाड़ी में सवार होकर डार्क सोल्जर फोर्ट से निकल गए। जेसन अपनी गाड़ी में बैठा, लेकिन निकलने से पहले उसने झाओ हाई को क्रूप परिवार से मिलने की याद दिलाई। झाओ हाई ने सिर हिलाया और केल्सी परिवार द्वारा उसके लिए तैयार की गई गाड़ी में बैठ गया। झाओ हाई का रथ नष्ट हो जाने के कारण रैंडोल्फ ने व्यक्तिगत रूप से यह रथ झाओ हाई को सौंपा। रथ को एक दानव घोड़े द्वारा खींचा जाता था और यह बहुत विशाल था। इसके अंदर एक कमरा था जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। इसमें एक शयन कक्ष भी था। रथ लोहे की लकड़ी और संत की लकड़ी से बना था, जो देखने में सुंदर और भव्य था। एक गुप्त संगठन के लिए ये काफी है, लेकिन महाद्वीप की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। अध्याय 484 तीसरा हिजड़ा। झाओ हाई की पिछली गाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी, वह आम रईसों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी थी। लेकिन अभी वह जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था वह किसी महान कुल के मुखिया की गाड़ी जैसी थी। वह बेहद खूबसूरत और शानदार थी। रैंडोल्फ ने झाओ हाई को ये रथ इसलिए दिया क्योंकि अब झाओ हाई का दर्जा बदल गया था। अब झाओ हाई इस तरह के रथ में बैठने के योग्य हो गया था। अब उसके साथ सहस्राब्दी पुराने कुलों के मुखियाओं जैसा व्यवहार किया जाता था। जब झाओ हाई रथ पर सवार हुआ तो उसने चालक से पूछा कि सम्राट उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से सेवक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे झाओ हाई बहुत असमंजस में पड़ गया। जब बग्घी कार्सन सिटी में दाखिल हुई तो उसे देखते ही सभी लोग तुरंत रास्ता देने लगे। कार्सन सिटी के सभी निवासी भली भांति जानते थे कि ऐसी बग्घी में सवार व्यक्ति का रुतबा साधारण नहीं होता। ये ऐसे लोग थे जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था, इसलिए वे तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही देर में रथ शाही महल के बाहर पहुंच गया। रोसेन साम्राज्य का शाही महल असाधारण था। इसकी बाहरी बाड़ कई फीट ऊंची थी और द्वार के सामने 40 योद्धाओं की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। उन सभी ने पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहन रखा था और जिस सामग्री से वह बना था वह भी बहुत ही अनोखी लग रही थी। महल के बाहर एक खाई थी जिसके दोनों किनारों को जोड़ने वाला एक पुल था। झाओ हाई की गाड़ी पुल के सामने रुकी। नौकर गाड़ी से नीचे उतरा और झाओ हाई को सूचित किया, युवा स्वामी झाओ हाई, गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। आपको पुल तक चलकर जाना होगा और अपना नाम दर्ज करवाना होगा। उसके बाद लोग आपको महाराज से मिलने ले जाएंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर वह वाहन से उतरकर पुल की ओर चल पड़ा और उसे पार कर गया। दूसरी ओर पहुंचते ही 2 योद्धाओं ने उसे रोक लिया। झाओ हाई के वाहन को देखकर उन योद्धाओं ने स्वाभाविक रूप से उसे नीचा नहीं दिखाया और उनमें से एक ने कहा, महाराज कृपया अंदर जाए और अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। फिर उसने इशारा किया। झाओ हाई ने बताए गए दिशा निर्देश का अनुसरण किया और छोटे कमरों वाली एक जगह पर पहुंच गया।
ऐसा लगता है कि इनका उपयोग पंजीकरण के लिए किया जाता था। झाओ हाई ने सिर हिलाया और उस कमरे में चला गया जहां उसे ले जाया गया था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा बहुत बड़ा नहीं था लेकिन गर्म था। कमरे का अंदरूनी भाग काफी सादा था, उसमें एक मेज और 4 कुर्सियां थीं। मेज के एक तरफ 2 आदमी बैठे थे, दोनों की उम्र लगभग 30 वर्ष लग रही थी। वे बेहद गोरे और बेदाग थे। उन्होंने एक सुंदर पैटर्न वाली पोशाक पहनी हुई थी। झाओ हाई को अंदर आते देख दोनों आदमी तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हमने आपको देखा है, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? उनकी आवाज थोड़ी पतली थी। उनकी आवाज सुनकर झाओ हाई तुरंत समझ गए कि ये दोनों आदमी हिजड़े हैं। हालांकि झाओ हाई को हिजड़ों से ज्यादा लगाव नहीं था, फिर भी वे बहुत विनम्र थे। चीन के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें हिजड़े मुख्य कारण थे। कौन जाने ये लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए झाओ हाई ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और जवाब देते हुए कहा, मैं बुडा वंश का मुखिया झाओ हाई बुडा हूँ। मैं महाराज के बुलावे पर आया हूँ। जैसे ही दोनों हिजड़ों ने झाओ हाई का नाम सुना, वे तुरंत और भी अधिक आदरपूर्ण हो गए। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हम साहब के जाने से पहले उनका पंजीकरण करवा देंगे, एक और हिजड़ा अंदर आपका इंतजार कर रहा होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। दोनों हिजड़ों ने उसका नाम दर्ज करने के बाद उसे एक सोने का टोकन दिया। एक हिजड़े ने कहा, महाराज आप इसे लेकर अंदर जा सकते हैं, कोई आपको महाराज के पास ले जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर टोकन ले लिया, फिर वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा और शाही महल की ओर चल पड़ा। गार्डों ने झाओ हाई के हाथ में मौजूद टोकन की जांच की और फिर उसे अंदर जाने दिया। जब झाओ हाई ने शाही महल के द्वार में प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक हिजड़ा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हिजड़ा जवान नहीं था, वह 50 वर्ष से अधिक आयु का प्रतीत होता था। हालांकि झाओ हाई ने हिजड़े को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हिजड़े का व्यवहार प्रभावशाली था, एक उच्च पदस्थ व्यक्ति जैसा रवैया था। इसके अलावा उसके चारों ओर एक बहुत ही घातक आभा थी। इस हिजड़े को देखते ही झाओ हाई तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति एक हत्यारा है, एक उन्नत स्तर का हत्यारा। जब हिजड़े ने झाओ हाई को देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, कुलपति झाओ हाई। झाओ हाई ने इस हावभाव को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और झुककर अभिवादन करते हुए कहा, महोदय बहुत विनम्र है, मैं झाओ हाई हूँ। हिजड़े ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज कृपया मेरे साथ आइए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वह महल के भीतरी भाग की ओर चल पड़ा और झाओ हाई उसके पीछे पीछे गया। चलते चलते हिजड़े ने झाओ हाई को बताया कि उसे सम्राट के प्रति किस प्रकार शिष्टाचार दिखाना चाहिए। आक महाद्वीप में सम्राट को सम्मान देने का तरीका पृथ्वी से बिल्कुल अलग था। पृथ्वी पर सम्राट को देखने पर घुटने टेकने की रस्म अदा करनी पड़ती थी, पहली मुलाकात में तो प्रणाम करना पड़ता था। लेकिन आक महाद्वीप में यदि किसी के पास कुलीन उपाधि थी तो उसे सम्राट के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी, केवल प्रणाम करना ही पर्याप्त था। स्वाभाविक रूप से प्रणाम करने के अपने नियम थे जो कुलीन वर्गों के बीच भिन्न होते थे। निम्नतम वर्ग के कुलीनों को 90 डिग्री तक प्रणाम करना पड़ता था और जैसे जैसे पद बढ़ता था यह अनुपात कम होता जाता था। ये सभी नियम झाओ हाई को सिखाए गए थे। झाओ हाई की इस हिजड़े से पहली मुलाकात थी और अगर वह ज्यादा सवाल पूछता तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। वह चुपचाप उसके बगल में चलता रहा और हिजड़े की बातें सुनता रहा, लेकिन झाओ हाई उसकी कृपा पाने की कोशिश करना चाहता था। जब वे गलियारे में पहुंचे तो झाओ हाई ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि वहां कोई और नहीं है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रॉबर्ट परिवार से लूटी हुई एक वस्तु निकाली। यह एक जादुई क्रिस्टल था जो रसायन शास्त्र का उत्पाद था। उसे नहीं पता था कि रसायन शास्त्रियों ने इसे कैसे बनाया था, लेकिन वह देख सकता था कि इस पर एक आकृति उकेरी गई थी। आकृति बहुत सुंदर थी, पूरी तरह से सोने और कुछ अन्य सामग्रियों से जड़ी हुई थी। आकृति चमक रही थी और आकृति के साथ साथ क्रिस्टल और भी सुंदर लग रहा था। वह क्रिस्टल बहुत बड़ा नहीं था, बस हथेली के आकार का। देखने में छोटा लग सकता था, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा था। वह शरीर का तापमान नियंत्रित करने, थकान दूर करने और शरीर की दुर्गंध मिटाने में मदद करता था। वह एक दुर्लभ खिलौना था। झाओ हाई ने विनम्रतापूर्वक क्रिस्टल को हिजड़े को सौंपते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैं हिजड़े से मिल रहा हूँ, इसलिए मैं तैयार नहीं था। मैं चाहता हूँ कि श्रीमान हिजड़े इस छोटे से खिलौने को मेरी ओर से उपहार के रूप में स्वीकार करें। हिजड़े ने झाओ हाई के हाथ में मौजूद क्रिस्टल को देखा। वह वस्तुओं की कीमत परखने में माहिर था और उसने झाओ हाई के क्रिस्टल की असाधारणता को पहचान लिया। उसने तुरंत कहा, काउंट बहुत दयालु हैं, मैं तो बस एक हिजड़ा हूँ, मेरे लिए ऐसा उपहार स्वीकार करना उचित नहीं होगा। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हिंदू हिजड़ा बहुत विनम्र है। महाराज का आप पर भरोसा करना इस बात का प्रमाण है कि आप इस छोटे से उपहार के पूरी तरह हकदार हैं। आजकल बहुत ठंड है, ये छोटी सी चीज हिजड़े के शरीर का तापमान आरामदायक बनाए रखेगी। हिजड़े हमेशा महाराज के साथ ही रहेंगे, इसलिए यह चीज उनकी थकान भी दूर करेगी। इसके अलावा ये शरीर की दुर्गंध को भी दूर करती है। भले ही इसका ज्यादा उपयोग न हो, फिर भी यह हिजड़े के रोजमर्रा के जीवन की छोटी मोटी बातों का ख्याल रखेगी। हिजड़े ने झाओ हाई की ओर देखा। पहले 2 बिंदु उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थे। जैसा कि झाओ हाई को संदेह था, वह व्यक्ति वास्तव में एक हत्यारा था, 8वें दर्जे का हत्यारा। उसकी ताकत के कारण ठंड और गर्मी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, वह आसानी से थकता भी नहीं था। हालांकि गंध मिटाने वाला आखिरी बिंदु उसे आकर्षित कर रहा था। किन्नरों को यह समस्या होती है क्योंकि उनके कार्य के कारण उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो एक सामान्य पुरुष को मिलते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो वे नहीं कर सकते। इसके अलावा उनमें दुर्गंध आसानी से आ जाती है। इसी कारण वे सुबह कम ही भोजन करते हैं और कम ही पानी पीते हैं। उनका काम तनावपूर्ण होता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि यदि राजा को उनमें से कोई दुर्गंध आ जाए तो उनकी मृत्यु की प्रबल संभावना रहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे राजा की कृपा से वंचित हो जाते और उनके लिए राजा की कृपा से वंचित होना मृत्यु से भी कहीं अधिक बुरा होता। इसलिए शरीर की दुर्गंध का मुद्दा इन हिजड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
कम खाने पीने के अलावा वे लगातार कपड़े बदलते रहते थे। वे अपने शरीर की दुर्गंध को छिपाने के लिए पाउडर छिड़कने के साथ साथ अन्य तरीके भी अपनाते थे। झाओ हाई के क्रिस्टल से ये सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्रिस्टल के उपयोगों के बारे में झाओ हाई द्वारा बताई गई बातें सुनकर हिजड़ा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हिजड़े के हाव भाव देखकर झाओ हाई ने तुरंत क्रिस्टल उसे सौंप दिया और कहा, हिंदू जी कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे सम्मान दें। हाँ, मैंने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया है, मुझे अभी भी हिजड़े जी का नाम नहीं पता। इस बार हिजड़े ने मना नहीं किया, उसने झाओ हाई का क्रिस्टल ले लिया और उसे अपनी छाती के पास रख लिया। उसे तुरंत क्रिस्टल का लाभ महसूस हुआ, उसके आमतौर पर ठंडे रहने वाले शरीर का तापमान बढ़ने लगा। हिजड़े ने मुस्कुराते हुए झाओ हाई की ओर देखा और कहा, काउंट बहुत दयालु हैं, हमारा कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरी पीढ़ी में मैं तीसरे नंबर पर हूँ। बाद में लोग मुझे तीसरा हिजड़ा कहने लगे। झाओ हाई ने तुरंत कहा, इस काउंट ने तीसरे हिजड़े से मुलाकात कर ली है। भविष्य में यदि महोदय को कोई आवश्यकता हो तो कृपया मुझे सूचित करने में संकोच न करें। तीसरे हिजड़े ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। झाओ हाई को विश्वास नहीं था कि इस उपहार से तीसरे हिजड़े को पूरी तरह से खरीदा जा सकेगा। वह केवल उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था, इससे भविष्य में चीजें आसान हो सकती थीं। दरअसल अपनी मौजूदा ताकत के दम पर उसे तीसरे हिजड़े का आशीर्वाद पाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी झाओ हाई ने संबंध स्थापित करने के लिए ऐसा किया। वह जानता था कि वह अभी भी बहुत से लोगों को नाराज नहीं कर सकता। आखिरकार महाद्वीप के मामलों पर अभी कुलीन वर्ग का ही नियंत्रण था। इस दुनिया में जिनके अच्छे संबंध नहीं है वे यहाँ टिक नहीं पाएंगे। इस समय वे शाही महल के विशाल प्रांगण के बाहर पहुंच चुके थे। ये वह स्थान था जहां सम्राट अपने दैनिक राजनीतिक मामलों का निपटारा करते थे। इस स्थान का कोई भव्य नाम नहीं था, इसे केवल प्रशासनिक प्रांगण कहा जाता था। महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तरह इसका नामकरण भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से किया गया था। प्रशासनिक भवन में कुछ दर्जन सीढ़ियां थीं। तीसरे हिजड़े ने झाओ हाई को सीढ़ियों के नीचे इंतजार करने को कहा, जबकि वह अंदर जाकर अपने आने की सूचना देगा। कुछ ही देर में झाओ हाई ने एक आवाज सुनी जो उसके आने की घोषणा कर रही थी, श्री झाओ हाई आ गए हैं। झाओ हाई ने सीढ़ियां चढ़ने से पहले अपने कपड़ों को ठीक से थपथपाया। वह महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सम्राट से मिलने जा रहा था। अगर वह कहता कि उसे घबराहट नहीं हो रही है तो वह झूठ बोल रहा होता। अध्याय 485 ग्रेट हॉल में मामले। जब झाओ हाई प्रशासनिक भवन के द्वार के सामने पहुंचे तो हिजड़े ने दूसरी बार घोषणा की, झाओ हाई बुढ़ा आ गए हैं। झाओ हाई ने हिजड़े की आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेकर हॉल में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही झाओ हाई ने हॉल का जायजा लिया और पाया कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसने वहां कुछ परिचित लोगों को भी देखा, जैसे युवराज, द्वितीय राजकुमार, चार्ली, रैंडोल्फ, जेसन के दादाजी, साथ ही वे रईस जिनसे उसकी जान पहचान पिछले दिनों भोजों में हुई थी। अब ये लोग दो पंक्तियों में बैठे थे। झाओ हाई को पहले से ही अन्य लोगों की उपस्थिति की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या की उसने अपेक्षा नहीं की थी। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था जिस पर एक सिंहासन रखा था और उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। सिंहासन सोने और चांदी का बना था, उस पर कई रत्न जड़े हुए थे और वह पशु चमड़े की परत से ढका हुआ था। सिंहासन देखने में बहुत ही मुलायम और आरामदायक लग रहा था। वह व्यक्ति बहुत लंबा नहीं था, देखने में बेहद सभ्य और शायद नाजुक सा लगता था। उसके बाल हल्के भूरे रंग के थे और चेहरा अभी भी काफी गुलाबी था। उसके सिर पर सोने का मुकुट था और हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी बहुत लंबी नहीं थी, लगभग 40 सेंटीमीटर ही थी। छड़ी पूरी तरह सोने की बनी थी और उसके सिरे पर विशाल रत्न जड़े हुए थे। यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी, बल्कि एक राजदंड था जो प्रभाव का प्रतीक था। इस व्यक्ति ने बेहद शानदार और महंगे दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वह देखने में बहुत सभ्य लग रहा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व से एक ऐसा दबदबा भी झलक रहा था जो किसी कमजोर व्यक्ति को भी झुका सकता था। वह व्यक्ति बस वहीं बैठा रहा, शांति से झाओ हाई को देखता रहा। हालांकि झाओ हाई को एक दबाव महसूस हुआ। ये दबाव पूरी तरह से उस व्यक्ति के शरीर से आ रहा था। ये दबाव झाओ हाई को हिलाने के लिए जानबूझकर नहीं बनाया गया था, बल्कि यह उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली स्वाभाविक आभा थी। ये रोसेन साम्राज्य के सम्राट होने चाहिए, झाओ हाई ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। 5 मीटर की दूरी पर पहुंचकर उसने 90 डिग्री का प्रणाम किया। फिर उसने अपना शरीर सीधा किया और कहा, झाओ हाई बुढ़ा ने महाराज के दर्शन किए। रोसेन साम्राज्य के सम्राट ने झाओ हाई की ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, तुम झाओ हाई हो? बहुत बढ़िया, नौजवान, शानदार। क्या तुम उस समय मौजूद थे जब रॉबर्ट परिवार ने जादू रोधी पाउडर का इस्तेमाल किया था? झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ महाराज, रॉबर्ट परिवार ने मुझ पर हमला करने के लिए जादू रोधी पाउडर का इस्तेमाल किया था। सम्राट ने सिर हिलाया और फिर कहा, क्या तुम सचमुच एक जादूगर हो? रॉबर्ट परिवार के हमले से तुम कैसे बच गए? झाओ हाई ने गौर से देखा, फिर उसे लगा कि शायद रैंडोल्फ ने सम्राट को उसके मार्शल और मैजिक ड्यूल कल्टीवेटर होने के बारे में नहीं बताया होगा। रैंडोल्फ ने सम्राट को यह भी नहीं बताया कि झाओ हाई एंटी मैजिक पाउडर के प्रभाव में जादू कर सकता है, जिससे झाओ हाई के पास एक तुरुप का पत्ता था। ये सोचते हुए झाओ हाई ने तुरंत कहा, महामहिम के प्रश्न का उत्तर देते हुए, मैं केवल एक जादूगर ही नहीं बल्कि 8वें दर्जे का योद्धा भी हूँ। इसी कारण जादू रोधी पाउडर मुझ पर असर नहीं कर सकता। झाओ हाई ने यह तथ्य भी नहीं बताया कि जादू रोधी पाउडर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह इसे अपनी गुप्त शक्ति बनाना चाहता था। एक योद्धा के रूप में अपनी क्षमता की तुलना में इस बात को छिपाना बेहतर था। झाओ हाई की बात सुनकर हॉल में मौजूद लोग चौंक गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें पहले से ही पता था कि झाओ हाई 8वें दर्जे का जादूगर है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह 8वें दर्जे का योद्धा भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो झाओ हाई जादू और युद्ध शक्ति दोनों के साधक थे। हालांकि महाद्वीप के इतिहास में मार्शल और जादू दोनों के साधकों को बहुत कम सफलता मिली है।
केवल कुछ ही लोग छठे रैंक तक पहुंच पाए हैं। 7वें रैंक तक पहुंचना अब तक का सबसे उच्च रिकॉर्ड है। लेकिन अब झाओ हाई ने खुलासा किया कि वह न केवल 8वें दर्जे का जादूगर था, बल्कि 8वें दर्जे का योद्धा भी था। यह अविश्वसनीय था। अगर झाओ हाई इस समय सम्राट के सामने न होता तो वे निश्चित रूप से सोचते कि झाओ हाई झूठ बोल रहा है। सम्राट भी झाओ हाई को देखकर कुछ आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने सिर हिलाकर कहा, शाबाश नौजवान, तुम बहुत अच्छे हो। सम्राट ने आज तुम्हें एक छोटी सी विनती के लिए बुलाया है। यदि तुम इस काम को अच्छे से संभालोगे तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। झाओ हाई ने झुककर कहा, महामहिम के हित में मुझे कार्रवाई करने के लिए किसी पुरस्कार की भी आवश्यकता नहीं होगी। मैं महामहिम से मुझे रास्ता दिखाने का अनुरोध करता हूँ। सम्राट ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, यह उत्कीर्णित सिंदूक के बारे में है जिसका आपने पता लगाया है। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हमने रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी को पूछताछ के लिए उन्नत स्तर के मरे हुओं में परिवर्तित कर दिया था। हालांकि उन्हें बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार में उत्कीर्णित सिंदूक का एक और सदस्य होना चाहिए, लेकिन वह सदस्य कौन था यह उन्हें नहीं पता था। अब जब आपने रॉबर्ट परिवार का सफाया कर दिया है तो मौजूद लाशों की संख्या इतनी अधिक है कि हमारे डार्क मैजिस के लिए उन्हें उन्नत स्तर के मरे हुओं में परिवर्तित करना संभव नहीं है। रैंडोल्फ ने मुझे बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्या ये सच है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ महाराज, निश्चिंत रहिए। सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, तो क्या आप इसे इसी हॉल के अंदर कर सकते हैं? हमारा देश देखना चाहता है कि आपकी काली जादूगरी कितनी अलग है। झाओ हाई ने कुछ देर तक घूरने के बाद कहा, महाराज, इन शवों को जीवित प्राणियों में बदलने के लिए इनकी उपस्थिति आवश्यक थी। यदि हम इसे इस हॉल के अंदर करते हैं तो महाराज की दृष्टि दूषित हो सकती है। इसके अलावा मुझे डर है कि महाराज को मेरा जादू का प्रयोग करने का तरीका पसंद न आए। सम्राट को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे इसी हॉल में कर दीजिए। सम्राट को खुद देखने दीजिए। झाओ हाई ने और कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाकर कहा, जैसा आप चाहें महाराज। सम्राट ने सिर हिलाया, फिर हाथ से इशारा किया। सम्राट के ठीक बगल में खड़ा तीसरा हिजड़ा 2 कदम आगे बढ़ा और जोर से बोला, इन्हें अंदर ले आओ। तभी हॉल के बाहर एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी और फिर सफेद कपड़े में लिपटे शवों को ले जाने वाले स्ट्रेचर अंदर आए। ये शव प्राकृतिक रूप से संसाधित हो चुके थे। उनमें कोई असामान्य गंध नहीं थी, लेकिन शवों की इस कतार का दृश्य अत्यंत घृणित था। हॉल में मौजूद रईसों को पहले से ही पता था कि रॉबर्ट परिवार का सफाया झाओ हाई ने ही किया था, लेकिन जब उन्होंने शवों को अंदर आते देखा तो वे झाओ हाई की क्रूरता पर आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके और आपस में फुसफुसाने लगे। सम्राट को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने झाओ हाई की ओर सिर घुमाकर कहा, तुम शुरू कर सकते हो। झाओ हाई ने प्रणाम किया और फिर अपनी जादुई छड़ी निकालकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। तभी एक काली गैस प्रकट हुई और हॉल में पड़े शवों को ढक लिया। जब काली गैस छटी तो सभी शव खड़े हो गए। ये लोग जीवित अवस्था से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहे थे। अगर उनका पीला रंग और निर्जीव आंखें न होती तो लोग उन्हें जीवित व्यक्ति समझ बैठते। झाओ हाई इन लोगों को कंकाल में बदल सकता था, लेकिन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए उसने जानबूझकर उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया। आर्क महाद्वीप में अगर किसी के पास ताकत थी तो उसे डरने की जरूरत नहीं थी। जब तक आप ताकतवर थे लोग आपको बहुत महत्व देते थे। इसके विपरीत अगर आप निकम्मे थे तो कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं था। जब ग्रेट हॉल में मौजूद लोगों ने उन मरे हुओं को देखा तो वे कुछ बेचैनी महसूस करने लगे। उनके मन में आमतौर पर मरे हुओं का मतलब या तो कंकाल होता था या सड़ते हुए ज़ॉम्बी। लेकिन झाओ हाई के ज़ॉम्बी एकदम सही सलामत हालत में थे। वे बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसे दिखते थे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मरे हुओं को पुनर्जीवित करने के बाद झाओ हाई ने सम्राट की ओर मुड़कर कहा, महाराज, अब आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे झूठ नहीं बोलेंगे। सम्राट भी झाओ हाई के अमर रूप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने झाओ हाई की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम उनसे पूछो। बस पता लगाओ कि उत्कीर्णित सिंदूक का दूसरा सदस्य कौन था। झाओ हाई ने सिर हिलाया और तुरंत मरे हुओं के समूह से पूछने चला गया, लेकिन दुर्भाग्य से उत्कीर्णित सिंदूक का सदस्य उनमें मौजूद नहीं था। झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा और इन मरे हुओं को अपने स्थान पर ले आया। फिर उसने शवों का एक और जत्था भिजवाया। झाओ हाई हॉल में ही रहा और लाशों के ढेरों को तब तक जीवित प्राणियों में बदलता रहा जब तक उसे उत्कीर्णित सिंदूक के दूसरे सदस्य का पता नहीं चल गया। जब उसे पता चला तो झाओ हाई हैरान रह गया। उत्कीर्णित सिंदूक का वह सदस्य रॉबर्ट पेट्रियार्क की पत्नियों में से एक निकली। एनेग्रेव डाक के इस सदस्य से झाओ हाई को कुछ और जानकारी मिली। संगठन की आस्था का स्रोत वास्तव में दानव देवता था। महाद्वीप को नष्ट करना उनका कर्तव्य था। एनेग्रेव डाक के सभी सदस्य लगभग कभी नहीं मिलते। वे केवल गुप्त कोडों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी सदस्य एक दूसरे की पहचान नहीं जानता। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है। यदि कोई उनकी पहचान के बारे में कुछ भी पता लगाना चाहता है तो वह ये होना चाहिए कि उनके प्रत्येक घर में दानव देवता की एक मूर्ति हो। इस तरह की जानकारी झाओ हाई के लिए बिल्कुल बेकार थी। इस महाद्वीप में कितने लोग थे, कितने कुलीन परिवार थे, उनमें कोई स्पष्ट विशेषता नहीं थी। बस इतना पता था कि उनके घरों में दानव देवता की मूर्ति है। लेकिन वास्तव में दानव देवता का रूप कैसा था ये कौन जानता था। विचार करने के लिए बहुत सारे कारक थे। इसका पता लगाना असंभव था। हालांकि भले ही उनकी एक भी फसल अच्छी न हुई हो, फिर भी यह सदस्य रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी से कहीं अधिक जानता था। ये संगठन 1000 साल से भी अधिक पुराना है। शुरुआत में ये सभी समाज के सबसे निचले तबके के लोग थे। इन लोगों पर कुलीन वर्ग का अत्याचार था और उन्हें लगा कि उनका विरोध करना असंभव है। अंततः इन लोगों ने एकजुट होकर उत्कीर्ण संदूक की स्थापना की और इसी समय उन्होंने दानव देवता की पूजा शुरू की। महाद्वीप में हुए परिवर्तन और राजवंशों के निरंतर बदलाव के साथ साथ संगठन ने धीरे धीरे शक्ति और प्रभाव प्राप्त किया और अंततः महान कुलीन वर्ग में शामिल हो गया। रॉबर्ट परिवार उन्हीं परिवारों में से एक था।
इसके अलावा भले ही इस बात का कोई पुख्ता सबूत न हो कि कोई एनिग्रेव डाक का सदस्य है, फिर भी उनके हृदय में शैतानी प्रवृत्ति होती थी। वे मानते थे कि दानव देवता एक कुशल हत्यारा और निर्दयी व्यक्ति है, इसलिए उनके सदस्यों का रवैया और स्वभाव आमतौर पर निर्दयी और दुष्ट होता था। ये सभी बातें स्वाभाविक रूप से उनके परिवारों के समग्र दृष्टिकोण में झलकती थीं, ठीक वैसे ही जैसे रॉबर्ट परिवार के सैवेज वुल्फ प्रतीक में दिखाई देती हैं। ये जानकारी प्राप्त करना रोसेन साम्राज्य के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। कम से कम अब उनके पास एक दिशा तो है जिससे वे अपनी निगरानी का दायरा कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस समय हॉल में मौजूद रईस एनिग्रेव डाक से भयभीत हो रहे थे। इसका कारण ये था कि इस संगठन का महाद्वीप के लिए खतरा रेडियंट चर्च से कहीं अधिक था। रेडियंट चर्च केवल सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, जबकि एनिग्रेव डाक वास्तव में उनकी जान लेना चाहता था। अध्याय 486 पुरस्कार। सम्राट झाओ हाई के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने देखा था कि अन्य डार्क मैजिक किस प्रकार डार्क मैजिक का उपयोग करते हैं। झाओ हाई को इतने सहज भाव से काम करते देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह शक्तिशाली थे। इसके अलावा झाओ हाई यानी बुडा कबीले के मुखिया केल्सी परिवार के दामाद थे। उन्होंने ये भी सुना था कि झाओ हाई के क्रू परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और वे चाली के परिवार से भी थे। इन्हीं कारणों से सम्राट झाओ हाई को बहुत पसंद करने लगे। हालांकि वह अक्सू साम्राज्य का कुलीन था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सम्राट को उसकी पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं था जब तक कि वह शक्तिशाली था। सम्राट को बुडा वंश के अक्सू साम्राज्य के प्रति नाराजगी के बारे में भी जानकारी थी। उनके विचार में झाओ हाई का मन में द्वेष न रखना असंभव था। यदि वे झाओ हाई को रोसेन साम्राज्य में शामिल करने में सफल हो जाते तो ये साम्राज्य के लिए समग्र रूप से लाभकारी होता। सम्राट को स्पष्ट था कि झाओ हाई ने रेडियंट चर्च को नाराज किया था, साथ ही उसने एक्सू साम्राज्य के शाही परिवार को भी नाराज किया था। ऐसे में अगर झाओ हाई को अपनी नींव रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी तो रोसेन साम्राज्य ही एकमात्र विकल्प था, अन्य स्थानों पर ऐसा करना असंभव था। ये सोचकर सम्राट को पूरा भरोसा हो गया कि वह झाओ हाई को साम्राज्य में शामिल कर लेंगे। रोसेन साम्राज्य में लोगों को भर्ती करने का यही तरीका था। चाहे वे किसी भी मूल के हों, प्रतिभा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। इसी तरीके से रोसेन साम्राज्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना था। झाओ हाई द्वारा उत्कीर्णित सिंदूक के सदस्य को ढूंढ निकालने के बाद भी सम्राट ने शवों को उन्नत मरे हुओं में परिवर्तित करने के लिए भेज दिया। सम्राट को डर था कि कहीं कोई भी व्यक्ति उनके जाल से न निकल जाए। सौभाग्य से रॉबर्ट परिवार में उत्कीर्णित सिंदूक का कोई अन्य सदस्य नहीं था। झाओ हाई के बोलने के बाद सम्राट ने सिर हिलाया और फिर तीसरे हिजड़े की ओर मुड़ा। तीसरे हिजड़े ने तुरंत 2 कदम आगे बढ़कर कहा, झाओ हाई बुद्धा, आगे बढ़ो और आदेश ग्रहण करो। झाओ हाई ने हैरानी से देखा और तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़कर एक घुटने पर बैठ गया। आर्क महाद्वीप में यह एक प्रथा थी। जब कोई सम्राट आपको पुरस्कार देता है तो उसे स्वीकार करते समय एक घुटने पर बैठना आवश्यक होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि आपने पुरस्कार को वास्तव में महत्व दिया है। जब झाओ हाई घुटने टेक कर बैठ गया तो तीसरे हिजड़े ने तुरंत जोर से कहा, झाओ हाई बुडा, आप असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट बल वाले कुलीन व्यक्ति हैं। आपको प्रथम श्रेणी के मार्क्विस की उपाधि प्रदान की जाती है। राजशाही ने झाओ हाई बुडा को स्वर्ण द्वीप भी उनकी चिरस्थायी जागीर के रूप में प्रदान किया है। झाओ हाई ने तुरंत कहा, मैं इस पुरस्कार के लिए महामहिम का आभारी हूँ। झाओ हाई बुडा रोसेन साम्राज्य की पूरी सेवा करेगा। आर्क महाद्वीप की पुरस्कार प्रक्रिया बहुत सरल थी। झाओ हाई को यह बहुत पसंद आई, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट उसे मार्क्विस की उपाधि देने में इतना सहज होगा, और उन्होंने उसे एक द्वीप जागीर के रूप में दे दिया। आर्क महाद्वीप में कुलीनता का क्रम इस प्रकार है: ड्यूक, मार्क्विस, काउंट, विस्काउंट, बैरन और फिर नाइट। नाइट को केवल नामात्र का कुलीन माना जा सकता है, जबकि बैरन का पद सबसे निचला कुलीन पद है। ड्यूक, मार्क्विस, काउंट, विस्काउंट और बैरन ये 5 पद कुलीनता के आधिकारिक पद हैं। प्रत्येक पद को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें तीसरी श्रेणी सबसे निचली और पहली श्रेणी सबसे ऊंची है। प्रथम श्रेणी के ड्यूक से ऊपर ग्रैंड ड्यूक का पद होता है। एक ग्रैंड ड्यूक अपना स्वयं का डची स्थापित कर सकता है। ग्रैंड ड्यूक से ऊपर राजकुमारों का पद होता है। राजकुमार आमतौर पर शाही वंश से आते हैं। राजकुमार की शक्ति केवल सम्राट द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यदि सम्राट किसी राजकुमार को कोई शक्ति नहीं देता है तो वह केवल एक सामान्य कुलीन ही रह सकता है, वह कोई गंभीर कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि तकनीकी रूप से उसका दर्जा ग्रैंड ड्यूक से ऊंचा होता है, फिर भी उसका प्रभाव ग्रैंड ड्यूक जितना व्यापक नहीं होता। रोसेन साम्राज्य ने न केवल झाओ हाई को प्रथम श्रेणी के मार्क्विस की उपाधि दी, बल्कि उन्हें एक स्थायी जागीर भी प्रदान की। ये बहुत अच्छी बात थी। कुछ रईसों की जागीरें वंशानुगत नहीं होती थीं। यदि वे अपने क्षेत्र को अपने पास रखना चाहते थे तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। केवल इसी तरह उनकी भूमि उनके हाथों में बनी रहती थी। हालांकि झाओ हाई की जागीर अलग थी, ये बुडा वंश के स्वामित्व वाले क्षेत्र के समान थी। हालांकि जब झाओ हाई ने सुना कि उसकी जागीर गोल्डन आइलैंड है तो उसे अजीब लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इससे पहले कभी इस गोल्डन आइलैंड के बारे में नहीं सुना था। किसी स्थान को स्वर्ण द्वीप कहलाने के लिए वह निश्चित रूप से कोई विशेष स्थान होगा। इसके अलावा चूंकि यह एक द्वीप है, इसलिए यह निश्चित रूप से समुद्र में स्थित होगा। लेकिन झाओ हाई रोसेन साम्राज्य के समुद्रों में काफी समय बिता चुका था, उसने वहां स्वर्ण द्वीप के बारे में कभी नहीं सुना था। ये काफी अजीब बात थी। लेकिन चूंकि यह सम्राट का इनाम था, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने और बाद में रैंडोल्फ से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झाओ हाई ने इनाम स्वीकार कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह रोसेन साम्राज्य का एक कुलीन व्यक्ति बन गया था। बाद में जब वह सम्राट से मिलेगा तो उसे इतना झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। जब झाओ हाई को उसका पुरस्कार मिल गया तो सम्राट ने उसकी ओर देखकर कहा, झाओ हाई, अब तुम रोसेन साम्राज्य के व्यक्ति हो। मैं अक्सू साम्राज्य के साथ तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, चाहे तुम कुछ भी करो, अक्सू साम्राज्य में रोसेन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना है।
जब झाओ हाई ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल सम्राट ने उसे साफ साफ बता दिया था कि वह उसका समर्थन कर रहा है। ये बात उसकी उम्मीदों से परे थी। झाओ हाई ने तुरंत झुककर कहा, महामहिम का धन्यवाद। इससे रोसेन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। महाराज निश्चिंत हो सकते हैं। सम्राट संतुष्ट हो गए, फिर उन्होंने सिर हिलाकर कहा, अच्छा अच्छा हुआ कि आप समझ गए। ठीक है, आज का काम समाप्त हो गया, सब लोग वापस जा सकते हैं। बाकी सब तुरंत खड़े हो गए और सम्राट को प्रणाम करने के बाद जाने की अनुमति मांगी। हॉल के बाहर रैंडोल्फ और चार्ली झाओ हाई के पास पहुंचे। उन दोनों को देखकर झाओ हाई ने अभिवादन किया। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब आप मार्क्वेस बन गए हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर आपके पास खाली समय हो तो मेरे महल में जरूर आइएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर चार्ली ने भी सिर हिलाकर जाने की सहमति दी। रैंडोल्फ ने चार्ली की तरफ देखा, फिर झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, ऐसा लगता है कि चार्ली आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखता है, और यह अच्छी बात है कि अब आपका पद भी बढ़ गया है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, दादाजी ये स्वर्ण द्वीप कहाँ है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? रैंडोल्फ ने भी चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाते हुए कहा, इस बारे में किले में जाकर बात करते हैं। रैंडोल्फ के व्यवहार को देखकर झाओ हाई समझ गया कि शायद कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से पूछना मना है। उसने सिर हिलाया और रैंडोल्फ के साथ किले की ओर चल पड़ा। शाही महल के बाहर पहुंचते ही रैंडोल्फ और झाओ हाई बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में सवार होकर डार्क सोल्जर फोर्ट की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे दोनों किले पर पहुंच गए। अपने गंतव्य पर पहुंचते ही रैंडोल्फ तुरंत झाओ हाई को लॉबी में ले आया। फिर उसने किसी को स्मिथ और बाकी लोगों को बुलाने के लिए भेजा। झाओ हाई ने रैंडोल्फ को देखा, उसने कुछ नहीं पूछा और बस कमरे में स्मिथ और बाकी लोगों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में स्मिथ और अन्य लोग आ गए। झाओ हाई उठ खड़ा हुआ और उन्हें सलाम किया। समूह के बैठने के बाद रैंडोल्फ ने बोलना शुरू किया। पहले महाराज ने लिटिल हाई को रॉबर्ट परिवार के सभी सदस्यों को मरे हुओं में बदलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उनसे उत्कीर्ण सिंदूक के बारे में पूछा। हालांकि हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो मिली वह भी कम नहीं थी। महाराज झाओ हाई के प्रदर्शन से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रथम श्रेणी के मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की। उन्होंने झाओ हाई को स्वर्ण द्वीप भी उसके चिरस्थायी क्षेत्र के रूप में प्रदान किया। रैंडोल्फ की बातें सुनकर सब लोग हैरानी से देखने लगे। फिर वे आपस में फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे। झाओ हाई उलझन में था। प्रथम श्रेणी का मार्क्वेस होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्या ये गोल्डन आइलैंड की वजह से था? झाओ हाई के उलझन भरे चेहरे को देखकर उसने गंभीरता से कहा, लिटिल हाई को गोल्डन आइलैंड के बारे में नहीं पता। दूसरा, जाओ लिटिल हाई को बताओ। स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, गोल्डन आइलैंड कभी सोने से समृद्ध था, लेकिन रोसेन साम्राज्य की स्थापना से पहले ही इसका सारा सोना निकाल लिया गया था। अभी इस द्वीप पर कोई खास उत्पाद नहीं बचे हैं, सिर्फ खनन सुरंगें ही रह गई हैं। ऐसा द्वीप कोई खास महत्व नहीं रखता। हालांकि इसकी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण थी। ये द्वीप रोसेन साम्राज्य और एक्सू साम्राज्य की समुद्री सीमा के बीच स्थित था। इस द्वीप के कारण दोनों साम्राज्यों के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। अब इस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, लेकिन चूंकि द्वीप पर अभी भी कुछ मीठा पानी है, इसलिए ये समुद्री लुटेरों का अड्डा बन गया है। हालांकि वर्तमान में ऐसा है, फिर भी दोनों साम्राज्यों के लिए इसका महत्व कम नहीं हुआ है। अगर रोसेन साम्राज्य इस द्वीप को हासिल कर लेता है तो वे वहां एक नौसैनिक अड्डा बना सकते हैं और एक्सू साम्राज्य के समुद्री क्षेत्र को खतरा पहुंचा सकते हैं। इसका उल्टा भी सच है। साथ ही चूंकि इस जगह पर पहले सोना निकाला जाता था, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे घाट हैं। अगर 1000 बड़ी नावें भी वहां आ जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। इस द्वीप का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। झाओ हाई ने उत्तर दिया, क्या यही बात है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मुझे रोसेन साम्राज्य से जागीर मिल भी जाए तो भी एक्सू साम्राज्य उसे अपना घोषित कर सकता है? स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि महामहिम ने आपको ये भूमि संभवतः इसलिए दी क्योंकि वे चाहते थे कि आप एक्सू साम्राज्य के साथ अपने संबंध पूरी तरह से तोड़ दें। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे भी लगता है कि महामहिम का यही इरादा है। फिर भी मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा। गोल्डन आइलैंड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप समुद्री डाकुओं के अड्डे को नष्ट कर देते हैं, आप धीरे धीरे आने जाने वाले जहाजों को प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं। आप वहां एक बाजार भी स्थापित कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित होगी। झाओ हाई ने उत्साह से सिर हिलाया। गोल्डन आइलैंड की स्थिति वाकई अच्छी थी। झाओ हाई के लिए यह शानदार मौका था। जब तक वह इस जगह पर अपना कब्जा बनाए रखता, उसे पूरा यकीन था कि उसे इससे बहुत लाभ होगा। वह अंतरिक्ष में मौजूद चीजों को भी वहां ले जाकर बेच सकता था। फिर स्मिथ ने झाओ हाई की ओर देखा और आह भरी, छोटे हाई, समय से पहले जश्न मत मनाओ। गोल्डन आइलैंड पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वहां बड़े रईसों द्वारा नियंत्रित समुद्री लुटेरों के गिरोह तैनात हैं। शाही परिवार के लूटपाट करने वाले बेड़े का भी वहां एक गढ़ है। अगर तुम सचमुच गोल्डन आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हो तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं उन्हें ज्यादा नाराज नहीं करूंगा। आसपास बहुत सारे द्वीप हैं, वे कहीं भी जा सकते हैं। अगर वे सचमुच मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हैं तो देखते हैं कि उनमें इतनी क्षमता है या नहीं। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, लिटिल हाई की बातें सही हैं। लिटिल हाई हजारों साल पुराने कुलों से भी निपट सकता है। जो लोग लिटिल हाई के खिलाफ जाना चाहते हैं उन्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। फिलहाल मुझे रेडियंट चर्च की चिंता है। स्मिथ और बाकी लोग चुप हो गए। वे समझ गए थे कि रैंडोल्फ क्या सोच रहा है। झाओ हाई को रेडियंट चर्च से पुरानी दुश्मनी है। गोल्डन आइलैंड रोसेन साम्राज्य के क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और साथ ही यह विदेश में भी है, इसलिए रोसेन साम्राज्य के लिए उसकी मदद करना मुश्किल होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र का उपयोग करते हुए झाओ हाई इसे अपने आधारों में से एक बनाएगा।
अतीत में रेडियंट चर्च झाओ हाई का सामना करने में असमर्थ रहा है क्योंकि वे उसका पता नहीं लगा सके थे। इस बार रेडियंट चर्च उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। झाओ हाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे रेडियंट चर्च की चिंता नहीं है। वे पहले भी मुझसे निपट नहीं पाए थे, इस बार भी नहीं निपट पाएंगे। मुझे चिंता है एनेग्रेव डार्क की। इस बार रॉबर्ट परिवार को खत्म करने का मतलब है कि उनके संगठन ने एक महान परिवार खो दिया है। मैंने न केवल उनके महान कुल को नष्ट किया है, बल्कि उन्हें पूरे महाद्वीप के सामने उजागर भी कर दिया है। मुझे उनकी गतिविधियों की बहुत चिंता है क्योंकि हमें उनके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, ये सच है, अब हमें रेडियंट चर्च के बारे में काफी जानकारी है, लेकिन इस उत्कीर्ण सिंदूक के बारे में हमें लगभग कुछ भी पता नहीं था। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर रैंडोल्फ की ओर मुड़कर कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि केल्सी परिवार को भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उत्कीर्णित सिंदूक इस बार हमारे कुल को अवश्य ध्यान में रखेगा। उत्कीर्णित सिंदूक के लोग दीप्तिमान चर्च से अलग हैं। जब दीप्तिमान चर्च हमसे मुकाबला करेगा तो उन्हें खुलेआम कार्रवाई करने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उत्कीर्णित सिंदूक लगभग कुछ भी कर सकता है। इस बार उन्होंने प्रतिजादू पाउडर का प्रयोग किया है, कौन जाने अगली बार वे कौन से दांव खेलेंगे। इसके अलावा चूंकि वे प्रतिजादू पाउडर पर शोध कर सकते हैं, इसलिए उनके पास निश्चित रूप से अन्य प्रकार के मिश्रण भी होंगे। हम सभी को अब से सावधान रहना चाहिए। रैंडोल्फ ने सहमति जताते हुए कहा, यह मामला वाकई पेचीदा है। हमारा कबीला जादूगरों का कबीला है और उन्होंने सिर्फ जादू रोधी पाउडर का इस्तेमाल करके हमें मुश्किल में डाल दिया है। इस समय स्मिथ और बाकी लोग भौहें चढ़ा रहे थे। झाओ हाई ने बोलना शुरू किया, दादाजी, मुझे लगता है कि हमें परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार के लिए यह बेहतर होगा कि वह योद्धाओं में और अधिक निवेश करे। इस बीच मैं वापस जाकर देखता हूं कि क्या हमारी टीम जादू रोधी पाउडर का कोई प्रतिकार विकसित कर सकती है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे दिन आसान हो जाएंगे। अगर यह असंभव हुआ तो परिवार को अपनी सुरक्षा और भी बढ़ानी होगी। झाओ हाई की बात सुनकर रैंडोल्फ चौंक गया। उसने खुशी से भरे चेहरे से कहा, छोटे हाई, क्या ये सच है? क्या तुम्हारा कोई औषधि विशेषज्ञ है? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, 2 औषधि विशेषज्ञ बहुत कुशल हैं, लेकिन इस समय हमारे पास औषधीय पौधों की बहुत कमी है। मुझे दादाजी से मदद मांगनी पड़ेगी। मुझे बहुत सारे पौधे चाहिए, जितने उन्नत हो उतना अच्छा। मैं बीज भी ले सकता हूँ, मैं उन्हें धीरे धीरे उगा सकता हूँ। अध्याय 487 आक्रामक दिखना। झाओ हाई की बात सुनकर स्मिथ मुस्कुराया, फिर रैंडोल्फ की ओर मुड़कर बोला, पिताजी, छोटा हाई मुझे ये बताया करता था, लेकिन चूंकि सर्दी का मौसम था इसलिए अच्छे पौधे आसानी से उपलब्ध नहीं थे। हालांकि ऐसा लगता है कि हमें छोटे हाई को विभिन्न प्रकार के पौधे दिलाने में पूरी मदद करनी होगी। अगर छोटा हाई विषनाशक दवा विकसित कर लेता है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आदेश भेज दो। पूरे कबीले को अजीब पौधों की खोज करने को कहो, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। ठीक है लिटिल हाई, क्या तुम्हें जादुई जानवरों की भी जरूरत है? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, जादुई जीवों का इस्तेमाल दवा बनाने में भी किया जा सकता है। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया, फिर कमरे में मौजूद लोगों की ओर देखकर कहा, क्या आपने ध्यान से सुना? लिटिल हाई के साथ पूरी तरह से समन्वय करें। उपस्थित लोगों में से किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, वे तुरंत सहमत हो गए। वे सभी जानते थे कि इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। झाओ हाई ने बाकी लोगों की तरफ देखा और राहत की सांस ली। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और अंतरिक्ष से एक बड़ी बोतल निकाली। इस बोतल में 10 जिन पानी समा सकता था। ये कांच की बनी थी और रॉबर्ट परिवार की किसी दुकान से खरीदी गई थी। जाहिर है ये बोतल खास नहीं थी, बल्कि इसके अंदर की सामग्री खास थी। रैंडोल्फ और बाकी लोग झाओ हाई को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि झाओ हाई इतनी बड़ी बोतल क्यों लाया। झाओ हाई ने बोतल को सावधानीपूर्वक रैंडोल्फ के पास रखा और कहा, दादाजी, परिवार को यह पानी सबको बांट देना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई जहर खा ले तो यह पानी पीना बहुत फायदेमंद होगा। रैंडोल्फ ने झाओ हाई की ओर हैरानी से देखा और पूछा, इस बोतल के अंदर क्या है? क्या ये कोई औषधि है? झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस बोतल में मौजूद तरल पदार्थ कोई औषधि नहीं है। ये औषधि की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। ये जीवन तरल है। एक जीवन का तरल पदार्थ। झाओ हाई के मुंह से ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को कपकपी आ गई। जीवन का तरल पदार्थ बहुत उपयोगी चीज थी, चाहे आप कितने भी धनी क्यों न हो, शायद ही कोई इसे प्राप्त कर पाए। रैंडोल्फ काफी देर तक बोतल को घूरता रहा, फिर उसने झाओ हाई की ओर सिर घुमाकर कहा, छोटे हाई, क्या ये सचमुच जीवन का तरल पदार्थ है? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने इसे रेडियंट चर्च के 9वें रैंक के विशेषज्ञ से प्राप्त किया है। उस समय 9वें रैंक का विशेषज्ञ फाइटिंग बुल्स के साथ मिलकर हरक्यूलियन बुल्स से लड़ रहा था। जब मैंने उसे मार डाला तो मुझे ये जीवन तरल प्राप्त हुआ। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि उसे यह कहां से मिला। उसने कहा कि यह उसे उपहार में दिया गया था। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया, उसे भी झाओ हाई की बातों से कुछ समझ आया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या रेडियंट चर्च बीस्टमैन के मामलों में दखल दे रहा है? झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने रैंडोल्फ को बताया कि पिछली बार जब वह प्रेरी में था तो क्या हुआ था। उसने गाय के सिर वाले वंश के राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति का भी परिचय दिया। रैंडोल्फ झाओ हाई को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई का इतना ऊंचा दर्जा होगा। पशु मानव मनुष्यों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए ये जानकर आश्चर्य हुआ कि झाओ हाई वास्तव में एक पशु मानव राजकुमार था। लेकिन तभी उनके दिमाग में रेडियंट चर्च का ख्याल आया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उन्होंने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, अब जब बीस्टमैन प्रेरी में तुम्हारा कुछ रुतबा है तो तुम्हें प्रेरी में रेडियंट चर्च की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। पता लगाओ कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं, और अगर तुम बीस्टमैन को उनके खिलाफ भड़का सको तो ये बहुत ही शानदार होगा।
झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादाजी निश्चिंत हो सकते हैं, मैंने बीस्टमैन के स्वभाव को समझ लिया है। बीस्टमैन के लिए रेडियंट चर्च से निपटना आसान होगा। प्रेरी में रेडियंट चर्च के कोई अनुयायी नहीं है, जब तक वे रेडियंट चर्च के सदस्य हैं, बीस्टमैन उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपका जीवनदायी तरल स्वीकार करता हूं, ये वर्तमान स्थिति के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, चूंकि आपने इसे परिवार को दिया है, तो परिवार कृतघ्न नहीं होगा। अब जब स्वर्णद्वीप आपका क्षेत्र है, तो परिवार आपको इसके प्रबंधन में मदद करने के लिए एक बेड़ा प्रदान कर सकता है। झाओ हाई ने मना कर दिया और कहा, दादाजी, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे गोल्डन आइलैंड के समुद्री लुटेरों से निपटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परिवार को स्थानांतरित करना बहुत झंझट भरा होगा। ये जीवनदायी तरल मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया, फिर उसने प्रशंसा भरी निगाहों से झाओ हाई की ओर देखा। इस समय उसे लगा कि झाओ हाई देखने में कहीं अधिक आकर्षक है। वह एक नेक इंसान, एक अच्छा नेता था, जो केल्सी परिवार की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, यहाँ तक कि उन्हें जीवनदायिनी तरल भी प्रदान करता था। इस लिहाज से झाओ हाई केल्सी परिवार के अन्य सदस्यों से कहीं बेहतर था। रैंडोल्फ ने परिवार के अन्य सदस्यों की ओर देखा और कहा, ठीक है, हमें बहुत कुछ करना है। आप सभी को अपने अपने काम पता है, वापस जाए और उन्हें पूरा कीजिए। ध्यान रहे कि कोई गलती न हो। बाकी सबने सिर हिलाया, फिर रैंडोल्फ ने उन्हें तितर बितर होने का आदेश दिया। स्मिथ झाओ हाई के साथ रेसलिंग ट्री कोर्टयार्ड गया। दोनों बैठक में बैठ गए। फिर स्मिथ ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, गोल्डन आइलैंड की स्थिति से निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सावधान रहना चाहिए, नहीं तो न केवल एक्सू साम्राज्य बल्कि सभी कुलीन नियंत्रित समुद्री डाकू भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम स्थिति को और भी बिगाड़ सकते हो। झाओ हाई ने सिर हिलाया, वह स्मिथ की बात समझ गया था। लेकिन अब जब उसे गोल्डन आइलैंड का पता चल गया था और यह भी पता चल गया था कि वह जगह कितनी अराजक है, तो समुद्री लुटेरों का इस्तेमाल न करना कतई गलत होगा। इन समुद्री लुटेरों में से सभी का किसी महान कबीले से संबद्ध होना असंभव था। जिनके संपर्क थे, वे अपना लूटा हुआ माल सीधे उन महान कबीलों को बेच सकते थे। हालांकि जिनके कोई संपर्क नहीं थे, वे केवल बिचौलिए की मदद से अपना लूटा हुआ माल बहुत कम कीमत पर बेच सकते थे। यहाँ व्यापार का अपार अवसर था। झाओ हाई का विचार था कि गोल्डन आइलैंड को एक मुक्त बंदरगाह में बदल दिया जाए। समुद्री लुटेरे द्वीप पर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित राशि का कर देना होगा। व्यापारी भी यहाँ व्यापार कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से उन पर भी कर लगेगा। झाओ हाई चाहता था कि स्वर्णद्वीप व्यापारियों, समुद्री लुटेरों और अन्य प्रभावशाली लोगों के लिए एक व्यापारिक केंद्र बन जाए, मानो एक तरह का काला बाजार हो। वह यहाँ कर बहुत कम रखेगा। समुद्री लुटेरे भी द्वीप में शरण ले सकेंगे। यदि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो ये द्वीप न केवल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनेगा, बल्कि स्वयं सोने की मुर्गी बन जाएगा। जब स्मिथ ने उनसे ये सवाल पूछा, तो झाओ हाई ने तुरंत द्वीप को मुक्त बंदरगाह बनाने की अपनी योजना के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा, द्वीप को अपने अधीन करना मुश्किल नहीं है। हालांकि इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास थी, लेकिन समुद्री लुटेरों के लिए यह अपूरणीय नहीं था। मैंने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, उसके अलावा जो भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा, वह असल में समुद्री लुटेरा नहीं होगा। अंत में अगर कोई सचमुच मुझे चुनौती देना चाहेगा, तो मैं उनके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। स्मिथ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वो सचमुच नहीं चाहता था कि झाओ हाई का किसी भी महान रईस से कोई टकराव हो। अगर हालात बिगड़ गए तो झाओ हाई के लिए अच्छा नहीं होगा। स्मिथ के चेहरे के भाव देखकर झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चाचा जी, निश्चिंत रहिए, गोल्डन आइलैंड की समस्या का समाधान 2 चरणों में ही हो जाएगा। पहला चरण है उन पर हमला न करना, उन्हें यह जताना कि हमारा इरादा नेक है और साथ ही उनका सम्मान हासिल करना। दूसरा चरण है उन्हें लाभ पहुंचाना। दरअसल इस मामले में मुझे चाचा जी की मदद की जरूरत थी। मैं द्वीप को एक मुक्त व्यापारिक बंदरगाह बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। चाहे समुद्री डाकू हो या व्यापारी, सभी द्वीप पर आकर व्यापार कर सकते हैं। चाचा जी, आपका क्या विचार है? स्मिथ कुछ पल तक देखता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह एक व्यापारी था और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि झाओ हाई क्या करने की योजना बना रहा है। अगर झाओ हाई सचमुच ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो गोल्डन आइलैंड की वार्षिक आय स्काई वाटर सिटी के बराबर या उससे भी अधिक हो जाएगी। हालांकि वह जल्द ही अपने विचारों से बाहर आ गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये वाकई एक अच्छा विचार है। लेकिन अगर हम सचमुच आपकी बात मान लें, तो क्या व्यापारी वाकई गोल्डन आइलैंड जाने की हिम्मत करेंगे? क्या उन्हें लूटे जाने का डर नहीं होगा? झाओ हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत आसान है। मैं गोल्डन आइलैंड के अंदर हिंसा पर रोक लगाने वाला एक नियम जारी कर सकता हूँ। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि यह नियम द्वीप के जलक्षेत्र के 1000 ली के दायरे में लागू हो। जो भी इस नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। इससे कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। चाचा जी, इस बारे में क्या सोचते हैं? जब स्मिथ ने झाओ हाई की बात सुनी, तो वह उसकी आंखों में देखने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछले कुछ दिनों से झाओ हाई बहुत आक्रामक लग रहा था। जब उसने कहा कि वह द्वीप के 1000 ली के दायरे में अपने शासन का उल्लंघन करने वालों को खत्म कर देगा, तो ऐसा लगा जैसे वह भी इस समय अपनी आक्रामकता व्यक्त कर रहा हो। अतीत में केवल महान कुल ही ऐसे शब्द बोलने का साहस करते थे, लेकिन अब झाओ हाई भी ऐसा बोल रहा था। ये निस्संदेह झाओ हाई की स्थिति में आए परिवर्तन के कारण था। इसके अलावा स्मिथ को पूरा यकीन था कि अगर झाओ हाई इस मामले को सुलझा लेता है, तो उसका गोल्डन आइलैंड निश्चित रूप से एक और स्काई वाटर सिटी, एक और विशाल व्यापारिक बंदरगाह बन जाएगा। इस समय स्मिथ झाओ हाई की प्रशंसा कर रहा था। वह बुढ़ा कबीले के विलुप्त होने के बारे में जानता था, लेकिन महज 1 साल में वे इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब वे महाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ये सब उनकी वर्तमान शक्ति के कारण है और झाओ हाई की वजह से भी। किसी भी कबीले के अस्तित्व के लिए शक्ति एक अनिवार्य संसाधन थी। हालांकि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी, कबीले को एक कुशल नेता और सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता थी।
झाओ हाई का नेतृत्व पहले ही सिद्ध हो चुका था। ऐसे नेता के नेतृत्व में बुडा कबीला अपनी पिछली स्थिति को पलटकर महाद्वीप के शक्तिशाली कबीलों में से एक बन सकता था। उन्हें केवल समय की आवश्यकता थी। जब स्मिथ को गोल्डन आइलैंड के लिए झाओ हाई की योजना के बारे में पता चला तो वह समझ गया कि द्वीप पर बहुत काम करने की आवश्यकता होगी। ऐसी कई चीजें थी जिनमें मदद की जरूरत थी और स्मिथ वह मदद प्रदान करना चाहता था। मैं अक्सर भूल जाता हूं कि इसे क्या कहते हैं। अध्याय 488 गोल गोल घूमना वंशानुगत है। स्मिथ जानता था कि यद्यपि केल्सी परिवार के अन्य कुलों के साथ कई संबंध थे, फिर भी उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनके परिवार की कठिनाइयों को साझा कर सके। ये केल्सी परिवार की एक कमजोरी थी। अब बुडा वंश का उदय हुआ, एक ऐसा वंश जिसमें महान वंश बनने की अपार क्षमता है। यदि इस समय कालसी परिवार बुडा वंश की सहायता करे तो बुडा वंश भविष्य में कालसी परिवार का सच्चा मित्र बन जाएगा। दोनों वंशों के एक दूसरे की सहायता करने से वे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वंश बन सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करने के बाद स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है लिटिल हाई, मैं तुम्हें गोल्डन आइलैंड के बारे में परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं पिताजी को इसके बारे में बता दूंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें तुरंत बताना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे लगता है पिताजी को कोई आपत्ति नहीं होगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर गंभीर स्वर में कहा, चाचा जी, मुझे आपसे एक बात पर राय लेनी है। आज जेसन ने मुझसे संपर्क किया और मुझे संदेश भेजा कि उनका क्रूप परिवार मेरे बुडा कबीले के साथ एक शाश्वत गठबंधन करना चाहता है। झाओ हाई का नाम सुनकर स्मिथ चौंक गया। वह जानता था कि शाश्वत गठबंधन का क्या अर्थ होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रूप परिवार अचानक बुडा कबीले को शाश्वत सहयोगी बनने का प्रस्ताव देगा। जब स्मिथ होश में आया तो अचानक उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वह जानता था कि क्रूप परिवार साधारण नहीं था। कुछ साल पहले वे महज एक साधारण महान कुल थे, लेकिन अब वे हजारों साल पुराने कुलों के स्तर तक पहुंच चुके थे। इसका क्या मतलब है? इससे संकेत मिलता है कि क्रूप परिवार के मुखिया में क्षमता थी और वे बहुत दूरदर्शी भी थे। इस स्थिति में क्रूप परिवार द्वारा बुडा कबीले के साथ शाश्वत गठबंधन करने का केवल एक ही अर्थ था, वे बुडा कबीले के भविष्य को लेकर बेहद आशावादी थे। इसी कारण वे बुडा कबीले के पूर्ण विकास से पहले ही उनसे संपर्क करना चाहते थे। आगे चलकर जब बुडा कबीला एक महान कबीले के रूप में पूरी तरह विकसित हो जाएगा, तब उन्हें एक बहुत मजबूत सहयोगी प्राप्त होगा। बढ़िया योजना। स्मिथ को क्रूप परिवार की योजना को समझना ही पड़ा। यह पूरी तरह से फायदे का सौदा था, नुकसान का नहीं। कम से कम जब तक बुडा कबीला क्रूप परिवार के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक झाओ हाई उनके साथ गठबंधन में रहेगा, जिससे बुडा कबीले को अच्छा लाभ मिलेगा। स्मिथ जमीन पर कुछ कदम चला। उसने हर पहलू पर अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। फिर उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, बुडा कबीले के लिए यह बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कल क्रूप परिवार के पास चलने के बारे में क्या ख्याल है? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ क्रूप परिवार के पास ही नहीं जाऊंगा, मुझे कल चाली से भी मिलना होगा। हाँ, मैं कल काफी व्यस्त रहूंगा। स्मिथ ने झाओ हाई की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, चाली से मिलने का भी समय हो गया है। ठीक है, तुम काम में लग जाओ, मुझे पिताजी से कुछ बात करनी है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर अंतरिक्ष में जाने से पहले अपने घर की ओर मुड़ गया। वह देखना चाहता था कि स्मिथ रैंडोल्फ को क्या बताएगा। झाओ हाई को यकीन नहीं था कि स्मिथ और रैंडोल्फ उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने रैंडोल्फ को जीवन का तरल पदार्थ दिया था, जिससे रैंडोल्फ के मन में उसके प्रति अच्छी भावना पैदा हो गई थी। झाओ हाई को पूरा भरोसा था कि रैंडोल्फ उसे नहीं हटाएगा, बल्कि उसे यह विश्वास था कि रैंडोल्फ उसे बहुत महत्व देगा। जब झाओ हाई अंतरिक्ष में पहुंचा तो वह तुरंत विला में दाखिल हुआ। उस समय लौरा और अन्य लोग दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे थे। वे उन दस्तावेजों को छांट रहे थे जो बुडा कबीले के लिए उपयोगी हो सकते थे। लौरा और बाकी लोगों को काम में बेहद उत्साह देखकर झाओ हाई खुश हो गया। फिर वह बैठक में गया और मॉनिटर चालू किया, जिस पर रैंडोल्फ के अध्ययन कक्ष का दृश्य दिखाई दे रहा था। रैंडोल्फ का अध्ययन कक्ष बहुत बड़ा था। यहीं पर वह अपना सारा कामकाज संभालता था और यहीं पर वह केल्सी परिवार के प्रबंधकों से मिलता था। इसी वजह से उसका आंतरिक सज्जा बहुत शानदार था। हालांकि यह इवान के अध्ययन कक्ष से तुलना करने लायक नहीं था, लेकिन उससे बहुत बुरा भी नहीं था। आखिर डार्क सोल्जर फोर्ट किसी ग्रैंड ड्यूक की हवेली जितना बड़ा तो नहीं था। जब स्मिथ रैंडोल्फ के अध्ययन कक्ष में पहुंचे तो वे बैठ गए और चाय पी। जाहिर तौर पर वे अभी भी झाओ हाई के मामले के बारे में बात नहीं कर रहे थे। जब रैंडोल्फ ने देखा कि स्मिथ उससे मिलने आया है तो वह समझ गया कि इसका संबंध झाओ हाई से जरूर है। इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की और पहले किसी को उनके लिए चाय लाने भेजा, जबकि वह और स्मिथ बैठकर बातें करने लगे। इस समय स्मिथ को रैंडोल्फ का समर्थन प्राप्त था। अगर स्मिथ ने जोर न दिया होता तो झाओ हाई का केल्सी परिवार में विवाह होना असंभव हो जाता। अगर उनका परिवार सचमुच झाओ हाई का शत्रु बन जाता तो वह इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। झाओ हाई का केल्सी परिवार से विवाह होने से उन्हें बहुत लाभ हुआ और यह सब स्मिथ की वजह से हुआ था। इसी कारण रैंडोल्फ स्मिथ को बहुत महत्व देता था। रैंडोल्फ ने चाय की चुस्की ली और आह भरते हुए कहा, इस बार की घटना सचमुच चौंका देने वाली थी। किसने सोचा होगा कि एक साधारण हमले से इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अगर लिटिल हाई न होती तो हमारा केल्सी परिवार निश्चित रूप से खत्म हो जाता। स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस महाद्वीप में सचमुच कोई छिपा हुआ सांप होगा। यह एनेग्रेव डार्क संगठन बहुत खतरनाक है। ठीक है पिताजी, लिटिल हाई के जादूरोधी पाउडर के प्रतिकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वह सफल होगा? रैंडोल्फ ने आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है कि वह सफल हो जाएगा, लेकिन लगता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। जब से एंटी मैजिक पाउडर पहली बार सामने आया है, लोगों ने इसे दबाने के तरीके ही खोजे हैं, इसका कोई एंटीडोट नहीं बनाया है। पाउडर की मूल विधि भी नष्ट हो गई है और इसका कोई ठोस स्रोत भी मौजूद नहीं है। इससे लिटिल हाई को बहुत परेशानी होगी। किसी भी दवा का एंटीडोट बनाने के तरीके खोजने से पहले आपको उसके अवयवों का पता लगाना होगा।
हालांकि मुझे अब भी लगता है कि लिटिल हाई का तरीका सही है। भले ही अब महाद्वीप को एनग्रेव्ड आर्क के बारे में पता चल गया है, लेकिन उनके बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है वह केवल रॉबर्ट परिवार से ही मिली है। अब जब एंटी मैजिक पाउडर बनाने की विधि गायब हो गई है, जिससे इसका इलाज करना और भी मुश्किल हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि जब लिटिल हाई एंटीडोट बनाने में सफल हो जाएगा तो महाद्वीप के जादूगर क्या सोचेंगे? इससे बहुत लाभ होगा। रैंडोल्फ का मतलब था कि जब झाओ हाई जादूरोधी पाउडर का प्रतिकार बनाने में सफल हो जाएगा तो जादूगरों के बीच उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। अगर वह इसे बनाने में कामयाब हो जाता है तो जादूगर समुदाय में उसे जो सम्मान मिलेगा वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा, और इस समय केल्सी परिवार को भी इससे लाभ होगा। स्मिथ और झाओ हाई दोनों ने ही इस बारे में पहले नहीं सोचा था। रैंडोल्फ की बातों से याद आने पर स्मिथ के लिए एक जगह स्थिर बैठना मुश्किल हो गया। हालांकि वह फिलहाल रैंडोल्फ के सामने था, इसलिए इधर उधर घूमना उसे शर्मनाक लग रहा था। इसलिए उसने बस अपनी चाय का कप उठाया और उसे घुमाता रहा। कुछ देर जमीन की ओर देखते हुए स्मिथ ने रैंडोल्फ की ओर देखा और कहा, पिताजी, अगर लिटिल हाई सफल हो जाता है तो बुढ़ा कबीले का उदय बिना किसी प्रयास के हो जाएगा। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, तो अब हमें लिटिल हाई को पूरा समर्थन देना चाहिए। अगर लिटिल हाई सफल होता है तो बुढ़ा कबीले को बहुत लाभ होगा, लेकिन हमारे केल्सी परिवार को भी इससे फायदा होगा। गोल्डन आइलैंड से निपटने में लिटिल हाई को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक लिटिल हाई को किसी और चीज के लिए हमारी मदद की जरूरत होगी, हमें उसका पूरा समर्थन करना होगा। इसे याद रखना। रैंडोल्फ की बात सुनकर स्मिथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने रैंडोल्फ की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, मैं आज यहाँ किसी और काम से भी आया हूँ। इसका संबंध उस बात से है जो आपने लिटिल हाई को पूरा समर्थन देने के बारे में कही थी। यह एक महत्वपूर्ण काम है। रैंडोल्फ ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या बात है? स्मिथ मुस्कुराया और बोला, अभी थोड़ी देर पहले लिटिल हाई ने मुझे बताया कि जेसन उससे मिलने आया था और अपने परिवार का संदेश लेकर आया था। क्रू परिवार ने झाओ हाई को संदेश भेजा है कि वे बुढ़ा कबीले के साथ एक शाश्वत गठबंधन बनाना चाहते हैं, जिससे उनके परिवार हमेशा के लिए सहयोगी बन जाएंगे। ये सुनकर रैंडोल्फ खुद को रोक नहीं पाया और उठकर गोल गोल घूमने लगा। स्मिथ ने रैंडोल्फ को देखा और इस बात पर सोचते हुए मुस्कुरा दिया। उसे नहीं लगता था कि गोल गोल घूमना वास्तव में वंशानुगत होता है। न जाने कितने चक्कर लगाने के बाद रैंडोल्फ रुक गया। उसने स्मिथ की ओर सिर घुमाकर कहा, क्या लिटिल हाई ने तुम्हें खुद ये बताया है? यह कोई गलती तो नहीं है? स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल सच है। पिताजी को पता होना चाहिए कि लिटिल हाई इस तरह की बातें आसानी से नहीं कहता, और चूंकि उसने मुझे बताया है इसलिए ये सच ही होना चाहिए। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, क्रूक परिवार अच्छा है। उनकी सोच वाकई बहुत अच्छी है। हमें लिटिल हाई का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। अगर लिटिल हाई क्रूक परिवार का स्थायी सहयोगी बन जाए तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। स्मिथ ने सिर हिलाया और फिर कहा, पिताजी, एक और बात है। छोटे हाई ने मुझे बताया कि वह गोल्डन आइलैंड को एक मुक्त व्यापारिक बंदरगाह बनाना चाहता है। समुद्री डाकू और व्यापारी द्वीप पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेंगे, उसे केवल कुछ कर वसूलने होंगे। इसके अलावा वह द्वीप के बाहर 1000 ली के दायरे में हिंसा पर रोक लगाने का नियम भी बनाएगा। यदि यह सफल होता है तो बुढ़ा कबीले को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा विचार है। अगर यह सफल हो जाता है तो लिटिल हाई को पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि शुरुआती दौर मुश्किल होगा, उसे उन लोगों को हिलाने के लिए पर्याप्त नौसैनिक शक्ति की आवश्यकता होगी। हम इस मामले में लिटिल हाई का पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लिटिल हाई को इस मामले में हमारे समर्थन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे मामले ढूंढने चाहिए जिनमें हम हस्तक्षेप कर सकें। साथ ही एक और बात है, मामले को रेत में मत मिलाओ। रेत मिलाना एक प्रकार का बोलचाल का शब्द था। रैंडोल्फ ने यहाँ स्मिथ को यह बताने के लिए इसका प्रयोग किया कि उन्हें झाओ हाई के शिविर की ओर जासूस नहीं भेजने चाहिए। केल्सी परिवार जैसे महान कुल के लिए यह एक दुर्लभ घटना थी। स्मिथ ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर कुछ देर बाद बोला, पिताजी, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या कबीले के कुछ लोग आपत्ति नहीं करेंगे? तीसरे चाचा का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि वे लिटिल हाई को नियंत्रित करना चाहते हैं। अध्याय 489 पारिवारिक अभिवादन। बेवकूफ। स्मिथ की बात सुनकर रैंडोल्फ ने कहा, उनकी बात मत सुनो, वे दूरदर्शी नहीं है। कौन जाने केल्सी परिवार के बाहर कितने लोग उनकी चालों से मारे गए होंगे। जब रैंडोल्फ इस बारे में बात कर रहे थे तो वे एक पल के लिए रुके और फिर गहरी सांस लेकर आगे बोले, दूसरी बात ये याद रखना, जब आप किसी महान कुल के मुखिया बनते हैं तो ऐसे क्षण आते हैं जब आप अपने विचारों पर अड़े रहना चाहते हैं, चाहे वे कितने भी असामान्य क्यों न हो। जब तक इससे कुल को लाभ होता है तब तक हमें वह करना ही चाहिए। भले ही यह असफल हो जाए, हम केल्सी परिवार कुछ नुकसान तो उठा ही सकते हैं। अगर हम डर जाते हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं करते तो मुखिया का हमारा पद सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। जब स्मिथ ने रैंडोल्फ की बात सुनी तो उसने सहमति में सिर हिलाया। उसी क्षण उसकी आंखें चमक उठी। रैंडोल्फ ने उसे यह बात क्यों बताई? स्मिथ के मन में इसके सभी निहितार्थों के बारे में विचार आने लगे। रैंडोल्फ ने स्मिथ की ओर देखा, मुस्कुराया और फिर बोला, लिटिल हाई की अभी क्या स्थिति है? वह बुढ़ा कबीले का मुखिया है, उसके पास अपार शक्ति है और वह 10 दर्जे के विशेषज्ञों का नेतृत्व कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग उसे नियंत्रित कर सकते हैं? अगर वे सच में यह मानते हैं कि वे लिटिल हाई को अपने वश में कर सकते हैं तो मैं उन्हें पागल समझता हूं। और अगर हम लिटिल हाई को नियंत्रित कर भी लें तो इससे केल्सी परिवार को क्या लाभ होगा? लिटिल हाई इतना शक्तिशाली है कि उसके शामिल होने से कबीले में अस्थिरता आ सकती है। केल्सी परिवार को अभी 9वें दर्जे के विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है। हमें एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है। अगर बुढ़ा कबीला महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसे ध्यान में रखते हुए हम लिटिल हाई का समर्थन क्यों न करें? इससे बुढ़ा कबीले की महानता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी।
इससे न केवल हमें एक मजबूत सहयोगी मिलेगा बल्कि लिटिल हाई पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समय आने पर वह निश्चित रूप से कैल्सी परिवार को और महान बनाने में मदद करेगा। स्मिथ ने सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, मैं समझ गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, अगर गोल्डन आइलैंड पर लिटिल हाई की योजना सफल हो जाती है तो क्या इसका असर हमारे स्काई वाटर सिटी पर पड़ेगा? रैंडोल्फ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर स्काई वाटर सिटी पर इसका कोई असर भी पड़ता है तो वह अच्छी बात होगी। अगर वह कामयाब होता है तो वहां से आने वाला सामान नकली माल होगा, इसलिए वह सस्ता ही होगा। व्यापारी वहां जाएंगे, सामान खरीदेंगे और फिर उसे स्काई वाटर सिटी में बेच देंगे। समुद्री लुटेरे स्काई वाटर सिटी आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन व्यापारी जरूर आएंगे। गोल्डन आइलैंड समुद्री लुटेरों के माल को उतारने का केंद्र होगा। आखिरकार ये स्काई वाटर सिटी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। स्मिथ ने सिर हिलाया। लिटिल हाई के क्रूक परिवार के पास जाने के बाद वह चार्ली के बंगले की ओर जाएगा। प्रिंस चार्ली के इरादों के बारे में आपका क्या कहना है? रैंडोल्फ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार चार्ली क्या कर सकते हैं? झाओ हाई उनका आदमी है और सम्राट जी यह बात जानते हैं। सम्राट जी द्वारा झाओ हाई को पुरस्कृत करना चार्ली के प्रभाव को बढ़ाने के बराबर है। स्वाभाविक रूप से चार्ली खुश होंगे। ऐसा लगता है कि चार्ली के शाही सिंहासन पर बैठने की संभावना अब कहीं अधिक बढ़ गई है। लेकिन हमें संयम बरतना होगा और हस्तक्षेप से बचना होगा। हमें अपने कबीले की निष्क्रियता बनाए रखनी चाहिए। स्मिथ ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं लिटिल हाई के मामलों में दखल नहीं दूंगा। रैंडोल्फ ने भी सिर हिलाया। ये दृश्य देखने के बाद झाओ हाई ने उन पर जासूसी करना बंद करने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसे कालसी परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त है। बुडा कबीले के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। झाओ हाई ने एक गहरी सांस ली और बैठक में चुपचाप बैठ गया। हाल के घटनाक्रम बेहद अच्छे रहे थे। उसे न केवल मार्क्विस की उपाधि मिली बल्कि कैल्सी परिवार का पूरा समर्थन भी प्राप्त हुआ और क्रूक परिवार भी उसका चिरस्थायी सहयोगी बन गया। इस समय उसने रोसेन साम्राज्य में अपने संबंधों का जाल बिछा लिया है। ये जाल अभी अपरिपक्व हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बुडा वंश धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, ये जाल और भी घना और मजबूत होता जाएगा। कुछ देर आराम करने के बाद झाओ हाई ने रॉबर्ट परिवार के सदस्यों को बुलाया। वह उनसे अन्य मामलों के बारे में पूछना चाहता था, जैसे कि उनकी युद्धची तकनीकें इत्यादि। बुडा कबीले के पास भले ही वाइल्ड ड्रैगन बैटलची की नियमावली थी, लेकिन ये बैटलची हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए झाओ हाई अन्य कबीलों की बैटलची तकनीकों का अध्ययन करना चाहता था। भले ही वह खुद इनका उपयोग न कर सके, लेकिन वह इन तकनीकों को विद्यालयों में उपलब्ध करा सकता था ताकि बच्चे इनका अध्ययन कर सकें। यह उन मूलभूत कार्यों में से एक था जो 1000 साल पुराने परिवार करते हैं। इस बार रॉबर्ट परिवार से प्राप्त की गई सबसे कीमती चीज पैसा नहीं थी, बल्कि रॉबर्ट परिवार का आंतरिक पुस्तकालय था। आर्क महाद्वीप में बहुत सारी किताबें प्रचलन में थीं, लेकिन वास्तव में उपयोगी किताबें महान कुलों के आंतरिक पुस्तकालयों में रखी जाती थीं। आम लोग उन्हें देख नहीं पाते थे। रोसेन साम्राज्य में रॉबर्ट परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह निश्चित था कि उनका अपना एक पुस्तकालय होगा। इस पुस्तकालय में न केवल रॉबर्ट परिवार की सामग्रियां थीं, बल्कि युद्ध कला और जादू से संबंधित कई नियमावली भी थीं। ये चीजें झाओ हाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक और बात जिसने झाओ हाई को बेहद प्रसन्न किया वह ये थी कि इन मैनुअल के साथ कुछ नोट्स भी थे। ये नोट्स लकड़ी के बक्सों में सावधानीपूर्वक रखे गए थे और उन किताबों से कहीं अधिक महंगे लग रहे थे। झाओ हाई ने जब ये नोट्स देखे तो उसे समझ आ गया कि रॉबर्ट परिवार ने इन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों रखा था। दरअसल ये लेख उनके 9वें दर्जे के विशेषज्ञों के साधना संबंधी नोट्स थे। 9वें दर्जे के विशेषज्ञों के साधना संबंधी नोट्स बहुत ही अनमोल थे। झाओ हाई के लिए शायद ये महत्वपूर्ण न हो, लेकिन ग्रीन और अन्य लोगों के लिए ये एक अमूल्य खजाना थे। ग्रीन, मेरेन और कुन तीनों ही 8वें रैंक के शिखर पर थे। उन्हें 9वें रैंक तक पहुंचने के लिए बस एक छोटे से प्रोत्साहन की जरूरत थी। उनके लिए ये नोट्स महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे जिनका उपयोग वे आगे बढ़ने में कर सकते हैं। झाओ हाई को अब समझ आ गया था कि ये महान कुल आसानी से 9वीं रैंक क्यों प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सामान्य कुलीन कुलों को अभी भी कठिनाई होती है। उन साधारण कुलीनों के पास साधना कौशल की कमी या बहुत कम मात्रा जरूर होती है। जहां तक उन साधना तकनीकों की बात है, झाओ हाई को स्वाभाविक रूप से वे याद नहीं होंगी। उसने रॉबर्ट परिवार के मरे हुए सदस्यों से उन्हें लिखवाया था। आखिर वे उन्नत मरे हुए सदस्य थे, उनके लिए लिखना कोई समस्या नहीं थी। जब झाओ हाई इन सब बातों पर विचार कर रहा था, तभी उसने अपने सभी अन्य मरे हुओं को बुलाया और उनसे अपनी साधना विधियां लिखवाईं। वैसे भी उनके पास करने को कुछ और नहीं था, लड़ाइयों में उनकी कोई खास जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न वे अपनी तकनीकें लिख लें। भविष्य में ये नियमावली बुडा वंश के विकास के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित होंगी। झाओ हाई का दिन जहां एक और सुकून से बीता, वहीं पूरे आर्क महाद्वीप में अफरा तफरी मची हुई थी। उत्कीर्णित आग का प्रकट होना, जादू रोधी पाउडर का मिलना, रॉबर्ट परिवार का खात्मा, झाओ हाई को मार्क्विस की उपाधि मिलना और गोल्डन आइलैंड का उसे प्रदान किया जाना, इन सबने जनमानस में शांति फैला दी थी। उत्कीर्णित सिंदूक और जादू रोधी पाउडर का आम लोगों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा और यह केवल जादूगरों और महाद्वीप के प्रमुख प्रभावशाली लोगों के लिए ही एक बहुत बड़ा मामला था। हालांकि गोल्डन आइलैंड के स्वामित्व ने हर व्यक्ति को सतर्क कर दिया। गोल्डन आइलैंड रईसों और आम लोगों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था। एक गोल्डन आइलैंड रोसेन और एक्सूर साम्राज्यों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा था, क्योंकि अतीत में इस द्वीप का कोई मालिक नहीं था और अब द्वीप पर एक दावेदार सामने आया। इसके अलावा नए मालिक की पहचान एक बेहद दिलचस्प मामला था। बुडा वंश एक्सूर साम्राज्य से आया एक परिवार था, हालांकि स्वर्णद्वीप उन्हें रोसेन साम्राज्य द्वारा प्रदान किया गया था। इससे महाद्वीप के लोग इस स्थिति में दिलचस्पी लेने लगे। रोसेन साम्राज्य का उदय अत्यंत विचार उत्तेजक था। बुडा वंश और एक्सूर साम्राज्य के बीच संबंध महाद्वीप के लोगों के बीच सर्वविदित थे।
बुरा वंश का अस्तित्व समाप्त माना जा रहा था, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से पुनर्जीवित हुए और महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक बनने की राह पर अग्रसर थे। जब रोसेन साम्राज्य ने स्वर्णद्वीप को झाओ हाई को उसकी जागीर के रूप में दिया तो लोगों ने तुरंत इसके परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अक्सू साम्राज्य ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट करते हुए रोसेन साम्राज्य के फैसले पर असहमति जताई। इसके अलावा उन्होंने गोल्डन आइलैंड पर अपने स्वामित्व पर भी जोर दिया। यदि रोसेन साम्राज्य वास्तव में द्वीप पर अपना प्रभाव जमा लेता है तो अक्सू साम्राज्य शांति की गारंटी नहीं दे पाएगा। ये निस्संदेह एक धमकी थी। वे निश्चित रूप से यह कह रहे थे कि यदि रोसेन साम्राज्य अपना दिया हुआ अधिकार वापस नहीं लेता है तो दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि एक्सू साम्राज्य ने झाओ हाई के बारे में कुछ नहीं कहा। उनके साम्राज्य में झाओ हाई का पद और क्षेत्र महाद्वीप के राष्ट्रों और रेडियंट चर्च की मान्यता के तहत दिया गया था और यह परिवर्तनीय था। इसी कारण एक्सू साम्राज्य इस समय झाओ हाई के बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन झाओ हाई की नजर में ये सारी हलचलें कुछ भी नहीं थी। उसके मन में स्वर्णद्वीप पहले से ही उसका था। पहले वह किसी भी स्थान पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वह अभी भी रोसेन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ऐसा करना दो साम्राज्यों को नाराज करने के बराबर होता। अब अगर वह स्वर्णद्वीप के लिए लड़ना चाहता है तो वह केवल एक को ही नाराज कर सकता है। इसी वजह से वह निडर होकर आगे बढ़ रहा था। झाओ हाई की एक्सू साम्राज्य के बारे में अच्छी राय नहीं थी। बुरा कबीले के साथ उन्होंने जो किया वह इतना भयानक था कि झाओ हाई अब खुद को एक्सू साम्राज्य का सदस्य नहीं मानता था। वह अब ब्लैक वेस्टलैंड का निवासी था। वह उस जगह को अपना राज्य मानता था। इसी कारण एक्सू साम्राज्य को नाराज करना उसके लिए कोई मानसिक बोझ नहीं था। शाम को झाओ हाई ग्रीन और अन्य लोगों से मिलने और उन्हें आज के मामलों, अपने नए पद और नई जागीर के बारे में बताने के लिए अंतरिक्ष में गया। ग्रीन और अन्य लोगों ने झाओ हाई के फैसले का विरोध नहीं किया क्योंकि एक्सू साम्राज्य के बारे में उनकी राय भी अच्छी नहीं थी। अब चूंकि एक्सू साम्राज्य में झाओ हाई का पद रोसेन साम्राज्य से नीचा था, इसलिए ग्रीन और अन्य लोग अब खुद को रोसेन साम्राज्य का निवासी कह सकते थे। अंततः वे सभी आर्क महाद्वीप के मूल निवासी थे। उनके लिए केवल उनके पद ही मायने रखते थे। लेकिन झाओ हाई के मन में ऐसा नहीं था। उनके लिए शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी, कुलीनता कम महत्वपूर्ण थी। ग्रीन और बाकी लोग झाओ हाई की प्रक्रियाओं से सहमत हो गए। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि गोल्डन आइलैंड सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, बल्कि उनके लिए महत्वपूर्ण यह था कि बुरा कबीले ने एक और क्षेत्र हासिल कर लिया है। समूह द्वारा इस विषय पर चर्चा करने के बाद झाओ हाई ने ग्रीन और अन्य लोगों को वे नोट्स सौंप दिए। जब समूह ने उन नोट्स को देखा तो उन्होंने तुरंत ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वे अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकले बल्कि अपने अपने कमरों में चले गए और उन्हें पढ़ने लगे। अंतरिक्ष का वातावरण अच्छा था। ये वास्तव में साधना के लिए उपयुक्त था। इसी कारण वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। और चूंकि आयरन माउंटेन फोर्ट में निपटाने के लिए ज्यादा काम नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए अंदर ही रहने का फैसला किया। अंतरिक्ष में पूरी शाम आराम करने और सुबह का नाश्ता करने के बाद झाओ हाई अपनी गाड़ी में सवार होकर क्रूक परिवार की ओर चल पड़ा। झाओ हाई का क्रूक परिवार में आगमन पिछली बार जैसा नहीं था जब केवल जेसन ही उसका स्वागत करने आया था। इस बार जेसन के दादाजी के साथ साथ क्रूक परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। झाओ हाई के लिए यह उसके सम्मान का एक बड़ा प्रतीक था। झाओ हाई आज ज्यादा लोगों को नहीं लाया था, सिर्फ शू और शुन को। लॉरा और बाकी लोग अभी भी स्पेस के अंदर दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे थे। उनके पास जितनी किताबें थीं, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए 1-2 दिन काफी नहीं थे। झाओ हाई अभी गाड़ी के अंदर ही था जब उसने क्रूक परिवार की व्यवस्था देखी। उसने सोचा भी नहीं था कि क्रूक परिवार इतने लोगों को उससे मिलने के लिए बुलाएगा। गाड़ी रुकते ही वह तुरंत नीचे उतरा और जेसन के दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी, इतने सारे लोग मुझसे मिलने क्यों आए हैं? ये तो हद से ज्यादा है। जब जेसन के दादाजी ने झाओ हाई की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, क्रूक परिवार के मुखिया जेसी क्रूक ने मुखिया झाओ हाई बुढ़ा से मुलाकात की है। झाओ हाई जेसी को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या कर रहा है। झाओ हाई ने तुरंत अभिवादन किया और कहा, झाओ हाई बुढ़ा ने कुलपति जेसी को देखा है। दोनों पक्षों के अभिवादन के बाद जेसी ने झाओ हाई का परिचय अपने परिवार के सदस्यों से कराया। जेसन के पिता का नाम रॉन था। झाओ हाई को जेसी और रॉन के नाम तो याद थे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के नाम उन्हें याद नहीं थे। उन्होंने काय एर से उनके नाम लिखवा लिए थे और बाद में उन्हें याद दिलाने के लिए कहा था। उपस्थित लोगों का परिचय कराने के बाद जेसी ने झाओ हाई की ओर मुड़कर हंसते हुए कहा, छोटे हाई, हमारे घर में आपका स्वागत है। वैसे ईश्वर की कृपा का दिन बीते कई दिन हो चुके हैं। मुझे बुरा लगा कि आपको आने में इतना समय लग गया। इस बार जेसी की बात सुनकर झाओ हाई समझ गया कि जब वह परिवार के सदस्यों का परिचय करा रहा था तब वह क्रूक परिवार के मुखिया के रूप में आधिकारिक तौर पर व्यवहार कर रहा था। इस बार वह झाओ हाई के मित्र के रूप में व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसके लहजे में ये बदलाव आया था। झाओ हाई को स्वाभाविक रूप से बोलने का ये लहजा पसंद आया। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, सच में मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं कुछ दिन पहले आपके भोज में आया था, लेकिन दादाजी के पास बहुत काम था और वे शामिल नहीं हो पाए, इसलिए हमें मिलने का मौका नहीं मिला। जेसी हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आज आपको मेरे साथ पीने चलना होगा। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं और बैठते हैं। फिर जेसी झाओ हाई को किले में ले गया और लॉबी में बैठ गया। चलते चलते झाओ हाई ने देखा कि जेसी एक मुखिया के रूप में कितना शक्तिशाली था। क्रूक परिवार के अन्य सदस्य उसके पीछे चल रहे थे और उन्हें बोलने का ज्यादा मौका भी नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जेसी का परिवार पर पूरा नियंत्रण हो। हालांकि झाओ हाई ये भी देख सकता था कि जेसी अपने परिवार के सदस्यों की राय को महत्व देता था। जब फैसलों की बात आती थी तो उसका प्रभाव इतना अधिक होता था कि उसके सभी निर्णय बिना किसी विरोध के अंतिम होते थे। 1. झाओ हाई, तुम नौसिखिए हो। अध्याय 492 पहचान।
क्रूक परिवार की ताकत केल्सी परिवार की ताकत से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि परिवार में जेसी का दबदबा अभूतपूर्व था, फिर भी परिवार के अन्य सदस्यों का अपना अलग ही प्रभाव था। अगर वे एकजुट हो जाते तो जेसी के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन जेसी के प्रभाव के साथ साथ उसकी कुशलता और बुद्धिमत्ता भी कमाल की थी, जिससे उसे परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इस समर्थन के कारण जेसी की बात में बहुत ताकत थी, फिर भी वह अपने समर्थकों के प्रति विनम्र बना रहता था। लॉबी में बैठते ही जेसी ने जरा भी विनम्रता नहीं दिखाई और झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, छोटे हाई, मुझे पहले कुछ बातें कहनी है। मेरी नजर में तुम्हारी अब दो पहचान है। पहली है बुढ़ा कुल के मुखिया की और दूसरी है जेसन के दोस्त की। पहली पहचान में तुम मेरे बराबर होगे और दूसरी में मैं तुम्हारा बड़ा हूं। आज तुम कौन सी पहचान अपनाओगे? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, बेशक मैं आपसे जेसन के मित्र के रूप में ही बात करूंगा। सार्वजनिक रूप से मैं बुढ़ा कुल का मुखिया हूं। निजी तौर पर मैं जेसन का मित्र हूं। आप जेसन के दादाजी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप मेरे बड़े हैं। मैं आपसे एक कनिष्ठ के रूप में बात करूंगा। जेसी ने झाओ हाई की ओर देखा, वह इस प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। जब झाओ हाई ने यह कहा तो उसे यकीन हो गया कि यह आदमी भावनात्मक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा आदमी क्रूक परिवार के पूर्ण समर्थन और सहयोगी बनने के योग्य था। झाओ हाई की बात सुनकर जेसी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, ठीक है लिटिल हाई, चूंकि तुम मुझे बड़ों की तरह मानोगे तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगी। मेरी आशा है कि बुढ़ा कबीला और क्रूक परिवार एक शाश्वत गठबंधन बना ले और हमेशा के लिए सहयोगी बन जाएं। पता नहीं लिटिल हाई इस बात से सहमत होंगे या नहीं। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन मौजूदा मामले को देखते हुए मुझे लगता है कि क्रूक परिवार को नुकसान उठाना पड़ेगा। जेसी हंसते हुए बोला, भले ही क्रूक परिवार को कुछ नुकसान हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस मामले का फैसला हो चुका है, हम 2 दिन में इसकी घोषणा कर देंगे। ठीक है लिटिल हाई, तुम्हारी नई जागीर के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम उस पर अपना हक जताओगे या उसे यूं ही छोड़ दोगे? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्वाभाविक रूप से मैं इस पर दावा करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या ये व्यर्थ नहीं होगा? जेसी ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, लिटिल हाई, गोल्डन आइलैंड का मामला इतना आसान नहीं है। अगर तुम सचमुच इस पर दावा करना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा इससे 2 देशों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। झाओ हाओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, युद्ध? मुझे नहीं लगता। अगर एक्सू साम्राज्य सचमुच मुझसे स्वर्ण द्वीप के लिए संघर्ष करना चाहता है तो हमें देखना होगा कि क्या उनमें इतनी क्षमता है। निश्चिंत रहें, कालसी परिवार मेरा पूरा समर्थन करेगा और अगर क्रूक परिवार भी मेरा समर्थन करे तो अक्सू साम्राज्य के पास स्वर्ण द्वीप पर मेरे दावे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। दादाजी, यह मत भूलिए कि मैं अभी भी एक्सू साम्राज्य का कुलीन व्यक्ति हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं इस पद का इस्तेमाल उनके खिलाफ हथियार के तौर पर कर सकता हूँ। जेसी ने गौर से देखा, फिर उसे झाओ हाई की बात तुरंत समझ आ गई। भले ही झाओ हाई का अक्सू साम्राज्य से संबंध कितना भी कठोर क्यों न हो, उसके पास अभी भी उसका पद था, उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। अंततः अक्सू साम्राज्य में उसकी पहचान अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जेसी ने सिर हिलाया और कहा, गोल्डन आइलैंड को हासिल करने के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आप वहां से अब सोना नहीं निकाल सकते। झाओ हाई मुस्कुराया, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। मैं अभी भी इस पर दावा करने के तरीके के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन जेसी एक चतुर लोमड़ी था, वह जानता था कि झाओ हाई अपनी आंखों देखी बातों से सच नहीं बोल रहा था। वह जानता था कि झाओ हाई को पहले से ही सब कुछ स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन वह इस समय इसे प्रकट नहीं करना चाहता था। जेसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया और बस मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज का मामला यही समाप्त होता है। सब लोग जा सकते हैं। नन्हे हाय, हमारे साथ कुछ कप चाय पीने चलो। झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, मैं आज दोपहर तीसरे राजकुमार से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या हम आज शराब नहीं पी सकते? जेसी को कोई परवाह नहीं थी, उसने झाओ हाई को एक आंख से घूरते हुए कहा, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम हमारे साथ पी रहे हो। डरने की क्या